जेनेटिक टेस्टिंग में सिर्फ बीमारियों का ही पता चलता है? मतलब डाइट से हम तकरीबन सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं? 100%। अच्छा, कोई ऐसी बीमारी भी है जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती? फ्रूट्स लें या जूस लें? स्ट्रिक्टली नो जूसेस पे जो हमने डाइट बना ली, हाँ, वो हमें पूरी लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। वो जो आपके पैरामीटर में ग्रीन में जो इंडिकेटेड होके फूड आएंगे, मतलब वो आप आसानी से ले सकते हो। COD के लिए एक बहुत अच्छा वाटर बताती हूँ। कड़ी पत्ता हम यूज करेंगे, सौंफ, तेज पत्ता, अजवाइन और रोज पेटल्स। जैसे ही हमने उनकी डाइट से फ्रूट्स को विड्रॉ किया, उनका शुगर लेवल विद इन 15-20 डेज। हेलो मैम। हेलो। न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन में फ़र्क क्या है? जो डाइटिशियन है वो बेसिकली एक थेरेपेटिक केसेस को भी हैंडल कर सकते हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि कोई किडनी डिसऑर्डर के साथ आ रहा है, कोई लिवर डिसऑर्डर के साथ आ रहा है, मतलब जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं या कोई मेडिकल केसेस हैं, उनके लिए जो मतलब सारा डाइट प्लानिंग या फूड प्लानिंग करते हैं। सो दोज आर बेसिकली डाइटिशियंस। और न्यूट्रिशनिस्ट एक कॉमन वर्ड है फॉर द पर्सन्स जो कि वेलनेस में भी काम कर रहे हैं और जो बैलेंसिंग ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में हेल्प आउट कर रहे हैं। जी, अगर किसी ने डाइटिशियन बनना हो तो उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस आते होंगे? सबसे पहले तो क्वालिफ़िकेशन है कि आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें कि आपको BSc करनी पड़ती है फूड एंड न्यूट्रिशन में, एंड उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आप क्लियर करते हैं, एंड देन ओनली यू आर क्वालिफाइड टू गो फॉर बेसिक डिग्री फॉर न्यूट्रिशनिस्ट। अगर मैंने डिग्री ले ली तो मैं डाइटिशियन बन जाऊंगा? नहीं, देखिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि 90% लोग डाइटिशियन की सिर्फ ट्रेंड के कारण डिग्री ले रहे हैं, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग। आजकल ट्रेंड है ना इस चीज़ का। एग्जैक्टली। सो ट्रेंड के कारण क्या है, हमें कहीं से भी कुछ भी मिल रहा है, हम उसके पीछे भाग के और डिग्री अचीव कर लेते हैं। बट एक्चुअली प्रॉब्लम इज़ कि हम टेक्निकली अपने आप को कितना साउंड करवा रहे हैं, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो सिंपली एक अगर मैं बोलूँ कि आपने एक बेसिक क्वालिफिकेशन किया है या आपने एक पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है और आपको लग रहा है कि यू आर सफिशेंट, आई डोंट फील, क्योंकि मुझे लगता है मैंने प्लेंटी ऑफ सर्टिफिकेशंस किए हैं, जैसे जेनेटिक में किया, डायबिटीज़ में किया, कीटोजेनिक डाइट्स में किया, गट हेल्थ के ऊपर किया, बट मुझे आज भी लगता है कि आई नीड मोर। सो वो जो एक्सप्लोर है ना, एक्सप्लोर लोगों का कम है, दे आर इनटू दिस बिकॉज ऑफ ट्रेंड। सो बट आजकल तो AI आ गया, सो AI की कितनी हेल्प है इस चीज़ में? AI उन लोगों के लिए ठीक है जिन लोगों ने एक बेसिक डाइट चार्ट फॉलो करना है, जस्ट टू मेंटेन देमसेल्फ। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर, आपको किडनी का प्रॉब्लम है सपोज, और आपका क्रेटिनाइन वैल्यू क्या है, उस क्रेटिनाइन वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको एक्चुअली कौन सा प्रोटीन चाहिए। अब 90% लोग कहते हैं जी आपको जो है वो प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड है, बट दिस इज़ अ मिथ। एक्चुअली हमें जो किडनी डिसऑर्डर्स के लिए एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन इज़ फार मोर बेटर, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन बेटर है कंपैरेटिवली प्लांट सोर्स। तो ये डिफ्रेंसिएशन जो है ये AI नहीं दे सकता है। नहीं, अगर हम AI को अपनी रिपोर्ट्स भी दे दें तो क्या AI भी वही चीज़ कर सकता है जो आप कर रहे हो? नहीं कर सकता। रीज़न बीइंग, देखिए किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इट इज़ नॉट ओनली द रिपोर्ट्स, पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं, राइट, और कितने एरिया पे मुझे काम करना है। आई नेवर वर्क अपॉन के ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रहा है। सपोज करिए कि अगर कोई पेशेंट मेरे पास रिपोर्ट लेके आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि उसके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, तो मुझे सिर्फ कोलेस्ट्रॉल पे काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे पहले उसके लिवर पे भी काम करना पड़ेगा, मुझे उसकी गट लाइनिंग पे भी काम करना पड़ेगा। अगर गट लाइनिंग डिस्टर्ब रही होगी तो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट जाके लिवर को जो है वो टॉक्सिक करेंगे और प्रॉब्लम आएगा। सो उसके कारण भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। सो ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता AI कर सकता है। बट क्या पता आने वाले टाइम में हो जाए AI इस
ओके, सो सी एआई को हम उतना कमांड दे रहे हैं जितना कि एक ह्यूमन ब्रेन अभी के लिए दे पा रहा है, बट ह्यूमन ब्रेन इज मच मोर वाइडर, क्योंकि उसी ने तो एआई बनाया। सो आई फील कि एआई ह्यूमन ब्रेन को तो नहीं कर सकता, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को कैसे वो ओवरकम कर पाएगा। अब जो बच्चे न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं, सो उनके लिए एआई कुछ चैलेंजेस क्रिएट करेगा? See, if you are not having hold on your profession, मतलब आप अपनी लाइन में उतना होल्ड लेके नहीं चल रहे हो, आप सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ों पे काम कर रहे हो, तो आई थिंक वहाँ पर आप रिप्लेस हो सकते हो एआई से। बट व्हेन यू आर डीपर इनटू द थिंग्स, क्या आप ह्यूमन बॉडी को समझ रहे हो, ह्यूमन बॉडी के सेल्फ फंक्शन को समझ रहे हो, उस सेल्फ फंक्शन में किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, कौन से एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, जब आप उतना डीपर जा रहे हो, और कौन से वाइटामिन्स उस एंजाइम्स को बना रहे हैं, अगर आप उतना डीपर जाओगे तो आई डोंट फील, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो जॉब करते हैं, सो मैं उन्हें हमेशा ही कहती हूँ कि अनटिल अनलेस यू आर नॉट क्लियर अबाउट द पैथोलॉजी, आप जब तक पैथोलॉजी को नहीं समझ पाओगे ना, आप डिजीज को कभी ट्रीट नहीं करोगे, आप सिर्फ उसके सुपरफिशियल चीज़ों के ऊपर काम करोगे। एंड आई डोंट फील कि डाइट इतना सुपरफिशियल काम करती है, क्योंकि डाइट तो डीपर लेवल पे जाके सेल लेवल पे भी काम करती है। सो अगर कोई बच्चा न्यूट्रिशनिस्ट बन गया, उसके बाद वो काम कैसे करेगा? ओके, सो न्यूट्रिशनिस्ट बनने के बाद काम करने की बात है प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस के लिए एक्चुअली आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। सो आई डोंट से कि आप एकदम से आपने अपनी डिग्री, आपने डिप्लोमा जो भी ख़त्म किया है, आप इमीडिएटली आपको प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना चाहिए। आई think for that you need internship under super specialist people or some good organization, जहाँ से आप उस चीज़ को genuinely अच्छे से डीपर लेवल पे समझ सकें, एंड देन ओनली गो विद द पेशेंट्स। तो आजकल तो जो जिम जाते हैं बच्चे, ठीक है, वो जिम में जाते हैं, उनको तो उनका ट्रेनर ही बता देता है कि तुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। Yes, this is the I will say कि this is really the worst thing what we are practicing nowadays, क्योंकि आप देखो ना, न्यूट्रिशन एक सेपरेट लाइन है, उसकी एक सेपरेट और एक स्पेशलाइज्ड जो है वो एजुकेशन है। हाउ कैन अ ट्रेनर जिसकी अपनी एक एक्सपर्टीज़ है ना, अब ये तो वो वाली बात हो गई कि मैं कह दूं कि जी हाँ मैंने पढ़ा तो है हार्ट के बारे में, तो आज मैं ही हार्ट की सर्जरी कर दूं, कैन इट बी पॉसिबल? नहीं है ना। सो वाई वी आर प्लेइंग विद अवर ओन बॉडी। सो जेन्युइनली आपका डाइट के लिए जो मतलब प्रोटोकॉल होना चाहिए वो अंडर एक्सपर्ट डाइटिशियन ही होना चाहिए, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें आपकी बॉडी को एसिडिक बना सकती हैं अल्कलाइन से, और वो इतना सा ट्विस्ट आपको मेजर मेडिकल कंडीशंस की तरफ पुश कर सकता है। सो अनवांटेड या जो चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड है उनको लेते हुए, या रैंडम हम किसी भी चीज़ को समझ लें और उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपकी बॉडी टाइप आइडेंटिफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो आइडेंटिफाई कैसे होगा मैम? यस, सो बेसिकली जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो मेरा सबसे पहला प्रोटोकॉल यही होता है, पेशेंट का बॉडी एनालाइज करो। बॉडी एनालाइज करो, वो एसिडिक है, उसकी गट हेल्थ कैसी है, इन्फ्लामेशन कितना ज़्यादा है, उसका सीआरपी लेवल क्या है, HSCRP जो हम टेस्ट करवाते हैं, उसके जो लाइक होमोसिस्टिन लेवल्स हैं जो इन्फ्लामेशन के बारे में बताते हैं, हार्ट की इन्फ्लामेशन या हम कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल की इन्फ्लामेशन के बारे में बताते हैं। तो वो सब चीज़ों को देखने के बाद एक ब्लड टेस्ट हो गया, पर्सनल हिस्ट्री जब हम लेते हैं कि आपका डाइजेशन कैसा है, आपका स्लीप कैसा है, उसके बाद आपका जो ओवरऑल पूरे दिन में मूड कैसा है। सो दीज आर द थिंग्स ऑन विच वी नीड टू फोकस सेपरेटली, तभी हम जाके एक प्रॉपर मील पैटर्न किसी भी पेशेंट के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। तो जो आपका मील पैटर्न आप देते हो वो कितने दिन का होता है मिनिमम? फर्स्ट हम 3 to 4 days का डाइट देते हैं, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्ड क्या कर रही है टू डिफरेंट मील आइटम्स, राइट। उसको एक्चुअली प्रोटीन हायर अमाउंट में रिक्वायर्ड है, या उसको एक बैलेंस अमाउंट में प्रोटीन रिक्वायर्ड है, या फिर उसको
अभी लोअर साइड पे चाहिए, क्योंकि उसकी गट अभी स्टेज में नहीं है कि वो उतना प्रोटीन एब्जॉर्ब कर सके, राइट? अगर वो बहुत एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करेगा तो उसको एसिड रिफ्लक्स और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में मुझे 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से भी प्रोटीन उठाना पड़ता है। बट वहीं पर अगर किसी की गट लाइनिंग बहुत अच्छी है, पेशेंट ओवरऑल कंप्लीटली फाइन है, तो वहाँ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से भी रिकमेंडेड होता है। सो इट वेरीज। तो क्या सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं? नो, सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं आज के टाइम में, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं है, बट स्पेसिफिक सप्लीमेंट रिक्वायर्ड है। वी आर नॉट सपोज टू गो विद द रैंडम सप्लीमेंटेशन कि मल्टीविटामिन ले लो। आई एम नेवर इन फेवर ऑफ मल्टीविटामिन। रीज़न बीइंग, हो सकता है मुझे सिर्फ विटामिन B12 की ज़रूरत हो सकता है मुझे सिर्फ जिंक और सिलेनियम की ज़रूरत हो। सो वाई आई एम पुटिंग माई बॉडी अंडर प्रेशर कि मैंने उसको एक पूरा सप्लीमेंट दे दिया जिसकी मेरी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो वो तो आपने यूरिन से ही पास कर देना है। तो उसको आप बॉडी पे डाल के अपने लिवर को एक एक्स्ट्रा टास्क दे रहे हो कि वो उसको मेटाबोलाइज करे और फिर उसको सिर्फ उठा के बॉडी से वॉश आउट कर दे। then what is the benefit of having that supplement? So go for the specific as per the disease or as per your body requirement. So फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सप्लीमेंट किसके लिए है? यस, सो वहाँ पर सबसे पहले आप अपनी ब्लड टेस्टिंग करा सकते हैं, जहाँ पर आप पूरे ब्लड टेस्ट कराएंगे। यू विल कम टू नो कौन से वाइटामिन्स आपके कम हैं, प्लस आपकी बॉडी क्या सिम्टम्स दे रही है। मान लीजिए अगर आपका लिवर वीक आ रहा है तो डेफिनेटली आपको होलसम ऑफ प्रोटीन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आपको BCAA या BCA जिसको हम कह सकते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, तो एक्चुअली आपको स्पेसिफिकली उसी की ज़रूरत है। आपको पूरा प्रोटीन पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका लिवर उस पोजीशन में ही नहीं है कि वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स को डाइजेस्ट कर सके। जितने अच्छे से वो BCA को कर लेगा और वो उसको सही से यूटिलाइज भी करेगा, अपना रिपेयर भी करेगा और आपको भी वेलबींग देगा। अब जैसे मैं लीन हूँ, ठीक है, मैं जिम गया, मुझे बोला किसी ने कि भी प्रोटीन ले लो, ये वाला ले लो, बिल्कुल ठीक है, तो मुझे ले लेना चाहिए? नहीं, पहले आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर टेस्टिंग के अंडर लेके जाना चाहिए। आपके किडनी की रिपोर्ट्स कैसे आती हैं, क्योंकि कई लोगों की किडनी सेंसिटिव होती है। सो यू नीड टू गो फॉर द टेस्टिंग फर्स्ट। टेस्टिंग के अकॉर्डिंग देन यू नीड टू स्टार्ट विद द सप्लीमेंटेशन। आपको प्रोटीन रिक्वायर्ड है, नो डाउट, क्योंकि आपको मसल बिल्डअप करना है, बट उसमें आप थोड़ा स्पेसिफिकेशन में अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर किडनी ओके है तो आपके लिए क्रेटिनाइन भी एक अच्छा सप्लीमेंट है जिसको लेके आप मसल बिल्डअप कर सकते हो। आप जो है वो फुल प्रोटीन आइसोलेट भी कंज्यूम कर सकते हो। बट अगर आपके उन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है या आपका गट ही उस पोजीशन में है कि यहाँ से आपने खाना खाया एंड यू आर गोइंग फॉर द मोशन, आप एकदम से स्टूल पास कर रहे हो, तो उसको लेने का क्या फ़ायदा होगा? वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो मैटर करता है बॉडी एब्जॉर्ब कितना कर रही है। सो वो आपके जितने वाइटामिन्स, मिनरल्स और जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनके अकॉर्डिंग देन यू हैव टू गो फॉर द स्पेसिफिक वन। सो आपका कहना है कि कोई भी सप्लीमेंट बिना डॉक्टर के या बिना न्यूट्रिशनिस्ट के नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल, यू हैव टू गो फॉर द टेस्टिंग फर्स्ट एंड देन उसके बाद आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, और उसी स्पेसिफिक में अगर आप जाएंगे यू कैन सी मच मोर बेटर रिजल्ट्स देन कि आपको अगर मैं 10 सप्लीमेंट लिख दूँ और पता चले कि उसके बाद तो वो सिर्फ आप या तो आपको लूज मोशन हो गए, राइट, तो उसका क्या बेनिफिट होएगा? कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं, तो सिर्फ सप्लीमेंट्स ही मैटर करते हैं या उनकी टाइमिंग भी मैटर करती है? टाइमिंग भी मैटर करती है। अब जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो मैग्नीशियम जो है वो इवनिंग आवर्स में आपको लेना चाहिए, सो दैट कि आपका जो सेल रिवाइवल प्रोसेस है वो अच्छा होगा, राइट, आपको स्लीप अच्छा आएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करेगा अगर आप मैग्नीशियम इवनिंग आवर्स में लेते हैं। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बाद आप BCAA अगर आप लेते हैं तो आपकी मसल रिकवरी बेटर हो जाएगी। कंपैरेटिवली जो क्रैम्प्स आ रहे हैं वो जल्दी से आपके हील अप होंगे, राइट। उसके बाद विटामिन E है, बेड टाइम लेना चाहिए, क्योंकि नाइट टाइम में जो हमारा बॉडी है वो एक रिपेयर सिस्टम में जाता है, ठीक है, जहाँ सेल रिवाइव करते हैं। तो विटामिन E जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट जो बॉडी में हमारे फ्री रेडिकल्स हैं उन फ्री रेडिकल्स को बॉडी से क्लिंज आउट करने में हेल्प आउट करेगा। सो हर विटामिन का एक अपना इम्पोर्टेंस है। अगर मान लीजिए आप
कोई भी विटामिन ले रहे हैं, जैसे विटामिन बी आप ले रहे हैं इवनिंग आवर्स में ले रहे हैं, या आयरन आप लेट इवनिंग आवर्स में ले रहे हैं, तो वो सेटल होकर इनफैक्ट कैल्शियम भी अगर आप इवनिंग आवर्स में ले रहे हो, तो ये सब चीज़ें लेटर ऑन जाके आपके किडनी स्टोन वगैरह फॉर्मेशन कर सकती हैं, क्योंकि उतना हैवी विटामिन उस टाइम पे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, उसको टाइम ड्यूरेशन चाहिए, स्पेसिफिकली आयरन और कैल्शियम की अगर मैं बात करूँ तो अगर हमें सिर्फ सप्लीमेंट्स ही लेने हैं तो क्या हम उसको सिर्फ अपनी डाइट से नहीं कवर अप कर सकते? सी ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ कुछ साल पहले ये चीज़ें पॉसिबल थी कि हम अपनी डाइट में उन सब चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते थे, बट अभी प्रॉब्लम ये है कि जो रिसर्च भी कहती है कि जो हमारी सॉइल है वो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा जो स्मॉल मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम हो गया, सिलीनियम हो गया, इन सब में वो डेफिसिट हो चुकी है बिकॉज ऑफ द स्प्रेज, पेस्टिसाइड्स और द केमिकल और द पॉल्यूशन। तो दैट्स वाई आज के टाइम में हमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सप्लीमेंट तो श्योरली रिक्वायर्ड है, बट वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली आपके लिए वो कौन सा सप्लीमेंट है जो आप ही के लिए है। तो मतलब सिर्फ डाइट से फ़र्क नहीं पड़ेगा? सी अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी नहीं आती एंड यू आर टोटली फिट एंड फाइन और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन रिकवर विद डाइट, राइट। बट अगर मैं बोलूँ कि इंडियन डाइट में प्रॉब्लम क्या है कि हम बल्क में जो है वो ज़्यादा खाते हैं कंपैरेटिवली क्वालिटी में। क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी पुअर है। क्वालिटी मतलब कि जहाँ पर मेरी पूरी प्लेट जो है विद एज विद टाइम बदल जानी चाहिए, मुझे विद टाइम एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि मेरी बॉडी एक डीजेनरेटिव प्रोसेस में है, मतलब एजिंग के प्रोसेस में है। बट हम खा रहे होते हैं आज भी वैसे जो हमने बचपन से सीखा, राइट। सो जितना कलर आपकी प्लेट में होगा उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट आपके बॉडी में जाएगा, और जितना न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सकती हैं। बट फिर वही बोलूँगी कि आज के टाइम में कुछ भी प्योर नहीं है। आप जो खा रहे हैं पेस्टिसाइड्स हैं, जो आप पी रहे हैं पेस्टिसाइड्स हैं, उनमें हैवी मेटल्स भी हैं। अब वो हैवी मेटल्स जाके भी आपके लिवर को डैमेज करते हैं, सेटल होते हैं। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट तो आजकल सप्लीमेंटेशन की है, बट स्पेसिफिक वन नहीं। अगर अब मुझे वेट बढ़ाना है सो मेरे लिए क्या डाइट प्लान होगा विदाउट टेस्ट? राइट, उसमें मेरा जो प्रोटोकॉल होता है, जो भी पेशेंट हमारे पास वेट गेन में आता है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद प्योरली होम बेस्ड डाइट प्लान, एंड विद इन 15-20 डेज अगर हमें लगता है कि गेन आना शुरू हो गया, सपोज 1 kg का हम एक टारगेट लेके चलते हैं कि 15 दिन में अगर 1 किलो भी गेन हुआ तो मतलब आपकी बॉडी डाइट को रिस्पॉन्ड अच्छा कर रही है, देन वी प्योरली गो विद द डाइट। और ऑनेस्टली मुझे अभी याद है लास्ट ईयर ही इन्हीं दिनों में हमारे पास एक पेशेंट आए थे, उनकी आर्मी में सिलेक्शन हुआ था, और आर्मी में सिलेक्शन होने के बाद उनके कुछ मेजरमेंट ऑफ चेस्ट जो उनको सर्कमफ्रेंस चाहिए था वो कम था, और कुछ किलोज उनके कम थे, 5 kg के अप्रॉक्सीमेटली। एंड ही टोल्ड मी कि मैम मेरे पास 30 to 35 डेज मैक्सिमम है और मुझे 5 किलो गेन करना है, और मुझे चेस्ट सर्कमफ्रेंस को भी अचीव करना है। सो वी हैव डन डाइट विद दैट पेशेंट। हमने उसका प्रॉपर मील प्लान बनाया एंड उनका सिलेक्शन हुआ, एंड नाउ ही इज़ वर्किंग एज अ मतलब इन द आर्मी। सो ये हमने अचीवमेंट किया है, और उसी हिसाब से प्रोटोकॉल लिया। पहले हमें देखना पड़ा कि पेशेंट उतना एब्जॉर्ब कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सो ग्रेजुअली करते हुए हमने सेटल किया। पॉसिबिलिटी है ऐसा कि डाइट से भी हो जाता है। सो अब अगर किसी के पास नहीं है पैसे सप्लीमेंट लेने के, तो उसके लिए कोई एक छोटा सा डाइट प्लान बताओ जो कि वेट बढ़ाने में काम आए, और एक बताओ कि वेट लॉस करने में काम आए। राइट, सो पहले वेट गेन की बात करते हैं। वेट गेन में जो मेरा प्रोटोकॉल होता है, ऑन ईच एंड एवरी मील, मतलब अगर आप दिन में 4 मील्स ले रहे हैं तो आप कोशिश करो कि उसको 6 कर दो। रीजन बीइंग कि जितने आपकी शॉर्ट मील्स होंगी उतना एब्जॉर्प्शन। कई लोग सिर्फ 3 ही खाते हैं। दैट इज लाइक अगर वेट गेन में आप जाना चाह रहे हो तो शॉर्ट मील्स में एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाएगा, राइट। आप इतना खा रहे हो, उसमें से अगर 50% बॉडी ने वॉश आउट कर दिया तो सिर्फ 50% ही एब्जॉर्ब हुआ। बट अगर वही मैं शॉर्ट मील्स करते हुए उसको थोड़ा फ्रीक्वेंट कर लूंगी तो क्या होगा कि वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ जाएगा, और एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो बाय डिफॉल्ट आप गेन अच्छा कर पाओगे। ठीक है।
ठीक है ना. सो दिस इज लाइक वन इम्पॉर्टेंट थिंग. तो हर मील पे थोड़ा प्रोटीन अमाउंट ज़रूर रखना है उसको. जैसे आपने 6 मील्स में डिवाइड किया. बता दो. आप एक थाली बता दो राइट कि हमें सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए. ठीक है. सो मान लीजिए ब्रेकफास्ट में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यू कैन स्टार्ट विद एग्स के साथ आप पराठास ले सकते हो. पराठास को आप स्टफ़ कर लो. स्टफ़ में जैसे कोई ब्रोकली का हो गया, पीस का हो गया, या आप कोई सीजनल वेजिटेबल जैसे आजकल घिया वगैरह आ रहा है तो उसकी स्टफिंग आपने कर ली. ठीक है. यू कैन हैव घर का वाइट बटर जिसमें कि MCT आ जाएगा. ठीक है. जो MCT है वो बेसिकली एक गुड फैट हो गया जो आपको अच्छा गेन देगा. मतलब आपकी बॉडी में वो वाइट फैट बढ़ाएगा, ब्राउन फैट नहीं बढ़ाएगा. तो बटर ले सकते हैं मतलब. एग्जैक्टली जिससे गेन करना है उसको तो हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हालांकि वेट लॉस में भी हम देते हैं, वो डिपेंड करता है अपॉन सो मेनी थिंग्स. मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आप बोल रहे हो कि जिसने लॉस करना उसके लिए भी है बिल्कुल देते हैं. और क्योंकि जो घर का वाइट बटर है इट कंटेन मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स जो कि एक्चुअली हमारी ब्रेन हेल्थ और गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है. क्योंकि गट में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको कन्वर्ट करते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में जिसमें ब्यूटारेट होता है. और वो ब्यूटारेट एक्चुअली उनका खाना है. और अगर उनका खाना अच्छा होगा तो ब्रेन को भी सिग्नलिंग अच्छी जाएगी और जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो भी एनहांस होगा. जी. सो आप डाइट प्लान बता रहे थे. हाँ राइट. सो ब्रेकफास्ट में जैसे मैंने आपको कहा यू कैन हैव सम स्टफ्ड पराठास विद एग्स. अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, तो देन यू कैन हैव पनीर, यू कैन हैव स्प्राउट्स और सम बॉइल्ड बीन्स जैसे राजमा हो गए या आपके चिक पीस हो गए, काउ पीस हो गए, है ना, लोबिया वगैरह जिसको हम कहते हैं. ठीक है. वाइट चना, लोबिया, काला चना. तो इनका एक अच्छा बोल ऑफ सैलड अलॉन्ग विद योर 2 पराठा एंड वाइट बटर एंड कर्ड. राइट. सो दिस इज द वन मील. प्लस लिक्विड फॉर्म में आप जो है वो एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम कीजिए. जैसे कि आपने कोई भी जूसेस जो हैं उनको आप कंज्यूम कर सकते हो फ्रेश जो आप घर पे बना लो. उन जूसेस को आप थोड़ा सिप सिप करके सारे दिन में कंज्यूम करो. उससे एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा. आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होगी क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस हायर है. सो दैट्स वाई आप फैट डिपोजिशन थोड़ा कम कर पा रहे हो. तो मुझे उस मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग अपनी कैलोरीज को इम्प्रूव कर देना है. सो इस तरीके से आप उसको बैलेंस आउट करेंगे. राइट. सो लिक्विड फॉर्म ऑफ एनी सोर्स जिसमें इवन गन्ने का जूस भी आप ले सकते हो. दैट इज ऑल्सो गुड कि उसको आप सिप सिप करके फ्रीक्वेंटली पूरे दिन में कंज्यूम कीजिए. इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा कीजिए. जैसे कोकोनट वाटर हो गया, इसके थ्रू आप कर सकते हैं. अगर आप इफ somebody cannot afford even that तो सिंपल नींबू पानी, नमक और चीनी डाल के वैसे भी आप बना सकते हो फॉर वेट गेन. राइट. ठीक है. वैसे ज्यादातर नींबू पानी वेट लॉस में बताया जाता है. वेट लॉस में हम देते हैं इन वार्म फॉर्म. ओके. ठीक है. प्लस उसमें शुगर एडेड नहीं होता. बट जब आप गेन करने जा रहे हो तो यू कैन ऐड शुगर इन इट सो दैट आपको ज़्यादा कैलोरीज का रिक्वायरमेंट है तो उसमें देन यू कैन कंज्यूम इट. देन लंच में एक प्रॉपर मील होनी चाहिए. राइस ज़्यादा प्रेफर करो क्योंकि राइस का एब्जॉर्प्शन बेटर होगा. अगर सपोज 10% आपकी गट में कोई प्रॉब्लम भी है तो चावल सेफ्टी से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे कंपैरेटिवली अगर वीट उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा. सो दाल, चावल, दही, एक कंप्लीट और सब्जी, हरी सब्जी. अगर आप सेपरेटली नहीं सब्जी बना सकते तो चावलों में ही वेजिटेबल्स आप खूब अच्छे अमाउंट में ऐड ऑन करके तो वो एक कंप्लीट मील आप उस टाइम पे ले सकते हैं. देन इवनिंग में अगेन यू कैन हैव सम मिल्क शेक. और वैसे मैं नॉर्मली जो वेट गेन वाले हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक शेक बताती हूँ कि कोई भी आप फ्रूट ले लीजिए, उसको पील ऑफ करके उसको फ्रीज़र में रख दो फॉर 2 आवर्स. ठीक है. और उसके बाद निकालने के बाद उसको मिल्क के साथ आप ब्लेंड कीजिए अलॉन्ग विद रोस्टेड मखाना, चना सत्तू और नट्स एंड खसखस एंड मिक्स सीड्स. ओके. ठीक है. आप इन चीज़ों का पाउडर बना के भी रख सकते हो और इनको सबको आप ब्लेंड कर लो विद दैट फ्रूट and you can have twice in a day. I can give you assurance अगर वेट गेन नहीं हो रहा तो ये अगर आप करेंगे तो विद इन 10 डेज आपको गेनिंग मसल में, बॉडी में हर एंड पे दिखने लग जाएगा. ऐसा तो नहीं कि सिर्फ फैट बढ़ेगी इससे? नहीं,
इससे फैट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप देखिए जितना कुछ हमने लिया उसमें कहीं ना कहीं हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है। चना सत्तू कंटेन गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन और उसमें कोलाजन बहुत अच्छा होता है। सो वो सब चीज़ें आपकी गट लाइनिंग को भी प्रोटेक्ट कर रही हैं और एब्जॉर्प्शन भी इम्प्रूव कर रही हैं। सो डेफिनेटली सिर्फ फैट नहीं बढ़ेगा, मसल गेन भी अच्छा आएगा। और डिनर में यू कैन हैव दाल। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो चिकन ब्रेस्ट को प्रेफर करो या चिकन लिवर को प्रेफर करो, वो ज़्यादा अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन आपको देगा कंपैरेटिवली। और अलोंग विद आप अपना जो चपाती ले रहे हैं सेम वैसे ही जैसे मैंने कहा कि स्टफ़ कर लो उसको, या हम आटे में ही निड कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जैसे पीस जो हैं उनको बॉईल करवा के आटे में निड करवा के और ऐड करवाती हूँ, सो दैट कि एक अच्छा प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन वहाँ से भी हमें मिल जाता है जब हम पीस को ऐड करते हैं, राइट। सो वो पीस वाली चपाती हो गई। यू कैन हैव योर नॉन वेजिटेरियन सोर्स प्लस सम ग्रीन वेजिटेबल और दाल। सो दिस इज़ लाइक अ कंप्लीट मील अलोंग विद कि उसके बाद अगर आप लेना चाहें तो मिल्क का, जैसे हमने शेक इवनिंग में लिया है तो सिंपली वो जो पाउडर है हमारा, आप फ्रूट को हटा दीजिए, वो पाउडर मिक्स करके आप मिल्क में, सीड्स पाउडर, एग्जैक्टली सीड पाउडर मिक्स करके आप उसमें कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वेट गेन के लिए। ये वेट गेन के लिए। कई वेट लॉस के लिए भी बता दीजिए। राइट। सो वेट लॉस में नॉर्मली जो मेरा प्रोटोकॉल होता है दैट इज़ कि सपोज़ आपने जल्दी वेट लॉस करना चाहते हो तो सबसे पहले दिन की जो शुरुआत है वो हाई प्रोटीन डाइट से करिए, राइट। उसमें क्या होगा कि आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं आएगा। जितनी भी ओबेसिटी वाला पेशेंट होगा उसको कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इन्फ्लामेशन भी है, राइट। सो फर्स्ट डे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद सम अल्कलाइन वाटर, जैसे कि कोकोनट वाटर है, एलोवेरा वाटर है, सौंफ का पानी है या इलायची वाटर है, तो ऐसा कोई भी इन्फ्यूज़ वाटर जो बॉडी को सबसे पहले अल्कलाइन करे, क्योंकि इन्फ्लामेशन है तो मुझे बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन में लाना है। अल्कलाइन रहेगा तो इन्फ्लामेशन भी कम रहेगा, फर्स्ट थिंग। देन सेकेंड इज कोई प्री प्रोबायोटिक को आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि हंग कर्ड हो गया, आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। और उसके अलावा जैसे हम घर पे पिकल्स बना लेते हैं, होममेड पिकल्स, जो सीजनल वेजिटेबल्स की हम गर्म पानी में बॉईल किया और सॉल्ट वाटर में बॉईल करके और वेजिटेबल्स को थोड़ी देर धूप लगाई एंड देन यू कैन ईट, तो वो एक प्री प्रोबायोटिक फूड बन गया। सो उसको आप डाइट में ले सकते हो। या फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि ढोकला, राइट, और वेजिटेबल उत्पम, ठीक है, वेजिटेबल इडली। और अगर आप घर पे चपाती या स्टफ चपातीज वगैरह भी ले रहे हो तो कोशिश करो उसको कर्ड के साथ निड कर लो, तो क्या होगा कि वो थोड़ा फर्मेंटेड हो जाएगा और गुड माइक्रोबायोम आएंगे। जब गुड बैक्टीरिया अंदर जाएगा खाना सही से डाइजेस्ट होगा, और जब कंप्लीट डाइजेशन होगा तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस भी बेटर होगा। सो इसीलिए मॉर्निंग में आप कोई भी प्रोटीन सोर्स, मतलब ये जितनी चीज़ें मैंने बताई कि आपके इडली हो गया, ढोकला हो गया, या हमारा उत्पम वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें दाल से बनाइए, सूजी से मत बनाइए इंस्टेंटली, राइट। तो खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं, हम तो सब खिलाते हैं, पराठे भी खिला देते हैं। आपने पलट दिया सारी चीज़ें, तो सब तो कहते हैं कि खाना छोड़ दो। नहीं, खाना आपको मैनेज करना है, न्यूट्रिएंट ऐड करना है, कैलोरीज उतनी रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बेसिकली डिनर में अपनी जो डाइट है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। डे में आप फिज़िकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, तो आपको कुछ सोर्स ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो रिक्वायर्ड है, बट एक्सेसिव नहीं चाहिए। तो एक्चुअली छोड़ना क्या होता है, बिस्किट्स, भुजिया, नमकीन, मट्ठी, जो हम चाय वगैरह के साथ तो फिर हम फास्ट फूड खा सकते हैं, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि फास्ट फूड हम खा सकते हैं। आई विल से कि वंस इन अ वाइल यू कैन हैव दोज थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में हम नहीं अलाउ करते, बट नॉट ऑन वेरी रेगुलर बेसिस। जब आप डेली उन चीज़ों को ले रहे हैं तो मतलब आप बॉडी में सेल्फ, इनको इन्फ्लामेटरी फूड्स कहा जाता है। तो ये बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी में कोई ना कोई मान लो कि हम कुछ भी फूड आइटम हमने बाय किया तो उसमें कोई ना कोई कलरिंग एजेंट डाला गया, ठीक है। अब वो कलरिंग एजेंट जाके आपके जो गट की लाइनिंग है उसको थिनिंग करेगा। जब वो थिन करेगा तो उसमें क्रैक आएंगे और आप लीकी गट में जाएंगे, तो वो भी वेट गेन करेगा, वो आपको डायबिटिक भी करेगा, वो आपके लिवर को भी डैमेज करेगा। तो उन चीज़ों को स्पेसिफिकली सोचते हुए आपको, अगर आप कभी आउटिंग करने जा रहे हो तो मैं हमेशा ही कहती हूँ
क्वालिटी ऑफ फूड पे फोकस करो आउटिंग में भी. यू कैन हैव दाल कबाब्स, यू कैन हैव वेजिटेबल प्लेटर्स, यू कैन हैव पनीर टिक्का, सोया चांप नहीं क्योंकि वो मैदा है. So these are the things जो आप सोया चांप तो पर जिम वाले तो बोलते हैं कि सोया चांप खानी चाहिए. नहीं, सोया चांप की जगह पे आप टोफू पनीर ले सकते हैं, क्योंकि सोया चांप जो है वो मार्केट में 80% मैदा है और शायद 10 या 20% ही मुझे लगता है कि उसमें सोया होगा. उसके कंपैरेटिवली शायद हमने अपनी साइट पे एक रेसिपी भी दी हुई है कि आप सोया की चांप घर पे भी बना सकते हैं. बहुत इजी वे है. जो न्यूट्री आती है चूरा, उसके थ्रू आप उस चांप को घर पे भी बना के खा सकते हो. उसका लिंक फिर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं. ठीक है. सो एक और मिथ है कि रात को दही खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए. राइट. सी एज पर आयुर्वेदा अगर मैं बात करूं तो कुछ फूड होते हैं जो वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग चलता है हमारा आयुर्वेदा. राइट. सो जो चीज़ें बॉडी में वात को बढ़ाते हैं, सो बेसिकली उन चीज़ों को नाइट टाइम में अवॉइड कराया जाता है. ठीक है. अब कर्ड का क्या है कि कर्ड का जो बेसिक आउटकम है वो कुछ पेशेंट्स में वो एसिडिक आउटकम दे सकता है अगर नाइट टाइम में ले. ओके. राइट. सो दैट्स वाई हम नाइट टाइम में उसको रिस्ट्रिक्ट कराते हैं. तो मतलब सबको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है. अगर आपकी बॉडी की टेंडेंसी है कि आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, आपको उसके बाद एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी के इश्यूज नहीं आते, देन यू कैन हैव कर्ड. देयर इज नो इश्यूज. ओके. अब कई लोग बोलते हैं कि अंधेरा होने से पहले खाना खा लो. इसका कितना सही है ये चीज़? राइट. सी देखो, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कहती कि आपको एग्जैक्ट 6 बजे या 7 बजे अपना डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा करने के बाद लोग डबल मंचिंग करते हैं नाइट टाइम में जाके. ठीक है. सो कंपैरेटिवली आप डिनर अगर 8 बजे कर रहे हैं तो कोशिश करिए उसकी क्वांटिटी कम रखिए. रीज़न बताती हूँ, क्योंकि नाइट टाइम बॉडी रिपेयर में जाता है. ठीक है. मेरे जो पूरे दिन में वियर एंड टियर हुआ, जितना सेल मेरा डेड हुआ, उस सेल को मुझे रिवाइव करना है. ठीक है. अब अगर मैंने उस समय हैवी मील्स ले ली तो मेरी बॉडी क्या करेगी? रिवाइवल प्रोसेस को छोड़ के फूड डाइजेशन में लग जाएगा. तो जो एनर्जी या जो चीज़ें, जो वाइटामिन्स उस रिपेयर में जानी थी, जो मेरे सेल को बेटर रिपेयर करती हूँ और जब मैं मॉर्निंग उठूँ तो बिल्कुल फ्रेश उठूँ, है ना, वो वाली जो फीलिंग है वो तभी आ सकती है व्हेन आई हैव लाइट डिनर्स. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है, बहुत लोग वर्किंग होते हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो 6-7 बजे अपना डिनर कर लें, तो उसमें दे कैन मैनेज कि वो डिनर लाइट कर लें. दे कैन हैव अ प्री इवनिंग मील जिसको थोड़ा वो अच्छा प्रोटीन सोर्स में लेके मैनेज कर सकते हैं. देन लाइट में कोई सपर, जैसे आपने कोई सूप ले लिया, बोल ले लिया, और यू कैन हैव सम फ्रूट स्मूदी टाइप आपने बेड टाइम पे ले लिया, या आपने एक छोटा सा स्मॉल मील जैसे थोड़ा पनीर ग्रिल करके ले लिया. तो ऐसी चीज़ें आप डिनर में ले लीजिए जो बॉडी को लोड ना बढ़ाएं डाइजेशन का. रिपेयर के लिए बॉडी को छोड़िए, सो दैट आप नेक्स्ट डे में ज़्यादा फ्रेशन आप उठ पाएंगे और आपका स्टमक क्लियरेंस भी बेटर होगा. ऐसे मैंने ट्राई किया था एक बार ना, कि हमने 6-7 बजे खाना खाना शुरू कर दिया. बट आपके लिए तो रिक्वायर्ड नहीं है. बट नहीं है रिक्वायर्ड. बट मैंने भी करा था शुरू. बट उस चीज़ में मेरे लिए उल्टा हो गया. रात को सो गए, फिर 2 बजे उठ के भूख लग रही है. That's why I'm telling the इस चीज़ से कैसे डील करें फिर? जी बिल्कुल, तभी मैंने कहा है कि आप जो डिनर है वो लेट आवर्स में अगर लेना चाहते हो तो एक अच्छा सोर्स रखिए जिसमें कि लाइक एक्स्ट्रा कार्ब्स कम हो, क्योंकि रात को आपने सिर्फ सोना है, बॉडी को रिपेयर करना है. तो रिपेयर के फूड दीजिए. रिपेयर के फूड में जैसे बेरीज हैं, रिपेयर करेंगी, एंटीऑक्सीडेंट है, सेल रिवाइवल में हेल्प आउट कर रही हैं. ठीक है. यू कैन हैव सम कैमोमाइल टी. कैमोमाइल टी में आप थोड़ा लेमन स्क्वीज करके लीजिए, वो आप एक अच्छी साउंड स्लीप देगा. प्लस वो लेमन जो है वो बॉडी डिटॉक्स प्रोसेस में हेल्प आउट करेगा, लिवर डिटॉक्स में हेल्प आउट करेगा. आप ब्रोकली सूप ले सकते हो, लिवर को बहुत अच्छे से क्लेंज आउट करेगा, और वो एक इतना अच्छा कंप्लीट मील है. उसके साथ आप कुछ हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हो, पीनट सैलड ले सकते हो. तो ये चीज़ें लेने से एक फुलफिल भी रहेगा, एंड ग्रेजुअली जो आपको मिडनाइट उठ के जो फूड क्रेविंग्स आ रही हैं वो भी कम हो जाएंगी. okay. और क्रेविंग क्या चीज़ होती है? क्रेविंग क्यों हो रही है? यस. So cravings are because of the resistance, insulin resistance. One major cause है कि बॉडी का के साथ क्या हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं,
जी राइट, बट वो सेल के अंदर तक पहुंचने में टाइम लगा रहा है. दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि इंसुलिन बन रही है बट उसने जो खाना उठा के या ग्लूकोज को उठा के जो डिस्पर्स करना था सेल के अंदर, वो प्रोसेस स्लो डाउन हो गया. एंड दैट्स वाई जो हम प्री डायबिटिक फेज में रहते हैं या हम इंसुलिन रेजिस्टेंस फेज में रहते हैं, वो ये वाला फेज होता है. ठीक है, तो जब सेल के अंदर तक खाना नहीं गया तो वो डिप्राइव करेगा कि मुझे कुछ दो. अब बॉडी को इजीएस्ट वे ऑफ जो एनर्जी समझ में आती है दैट इज ग्लूकोज. सो दैट्स वाई हम क्रेव करते हैं मीठे के लिए मैक्सिमम ऑफ द टाइम. मीठे के लिए. ठीक है, सो वो क्रेविंग इसीलिए आ रही है क्योंकि वो जो खाना है वो अभी सेल के अंदर तक नहीं गया, वो ब्लड में ही घूम रहा है. अब वो ब्लड से सेल तक लेके जाने के लिए बहुत सारे विटामिन्स चाहिए, सेलेनियम चाहिए, जिंक चाहिए और मैग्नीशियम चाहिए. तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है. तो जब मैं उनको नट्स के थ्रू पूरा करूँगी तो वो डिस्पर्स इजी हो जाएगा. तो क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी. प्लस ओमेगा की डेफिशिएंसी के कारण भी हमें क्रेविंग्स आती हैं. सम टाइम आप देखो कई लोगों को आपने देखा होगा चाक मिट्टी खाते हैं. सो बेसिकली वहाँ क्या है, ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज में ज्यादा देखा गया है. आयरन और कैल्शियम. आपको उनको चेक कराना पड़ेगा कि उनमें कौन सी चीज़ की डेफिशिएंसी आ रही है. सो ऐसी जो रॉ चीज़ें, कच्ची चीज़ें खा लेते हैं ना लोग, दाल चने की या राइस कच्चे खाते हैं, तो बेसिकली वो क्रेविंग्स हैं बिकॉज बॉडी इंडिकेट कर रही है मुझे डेफिशिएंसी है. सो रूट कॉज को ट्रीट करो, सिम्टम को सिर्फ ट्रीट करने से बेनिफिट नहीं है. सो दैट्स वाई आपको क्रेविंग के पीछे का कॉज चेकआउट करना है कि किस कारण वो क्रेविंग आ रही है, उस चीज़ को आपको अपनी डाइट में फुलफिल करना है. सो हम चेकआउट कैसे करेंगे इन सब चीज़ों को? अगर आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी, आपको चॉकलेट्स खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी. सो नॉर्मल पर्सन जो घर पे बैठा है वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा इस चीज़ को? इन्हीं सिम्टम्स से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. शुगर की क्रेविंग है, आपने फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स चेक कराइए. राइट, हो सकता है आने वाले टाइम पे आप डायबिटिक भी हो सकते हैं, ओमेगा की डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है. तो थोड़ा फ्लेक्स सीड्स को आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें. जैसे फ्लेक्स सीड्स हो गए, नॉर्मली जो मेरे पेशेंट्स कहते हैं तो मैं उनको हमेशा बताती हूँ, थोड़े रोस्टेड फ्लेक्स सीड्स और कोकोनट फ्लेक्स, कच्चा नारियल, राइट, उसको थोड़ा सा आप रोस्ट कर सकते हो. और फ्लेक्स सीड्स हो गए और थोड़ी सी सौंफ, इन सारों को रोस्ट करके आप रख लीजिए एंड च्यू इट आफ्टर ईच मील. तो जो शुगर क्रेविंग है ना वो बहुत जल्दी सबसाइड होएगी, क्योंकि इससे ओमेगा मेरी बॉडी में गया, मेरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, कोकोनट से मेरे को MCT भी मिला, एक अच्छा ऑयल मिल गया जो मेरी बॉडी की ज़रूरत थी. तो उसके कारण जो क्रेविंग्स हैं शुगर की स्पेसिफिकली वो रिड्यूस होने लग जाती हैं. सो इसी तरीके से समटाइम मैं बोलती हूँ कि इलायची च्यू करो, क्योंकि माइंड को ना एक्चुअली व्हेन वी च्यू तो एक ग्रेटिफिकेशन मिलता है, मतलब एक सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है. तो वो सेटिस्फैक्शन हमारे जो हार्मोन लेप्टिन और ग्रालिन है उनको सेटल डाउन करने में हेल्प करता है. सो दैट्स वाई जब आप उन चीज़ों को च्यू करते हो तो उनको ऐसे लगता है कि मिल गया जो चाहिए था. तो वो मेंटली साइकोलॉजिकली 90% में पेशेंट को बोलती हूँ कि भूख ना यहाँ होती है, पेट में नहीं होती. मुझे याद है कि जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी तो उसमें वी हैव रीड वन आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ था कि गांधी जी ने कुछ टाइम पीरियड के लिए ना सिर्फ उबली हुई पालक खाई थी. और उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी टाइम सस्टेन किया, क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजिकली अपने माइंड को ट्यून्ड कर लिया कि मुझे यही खाना है. एंड दैट्स वाई ऐसा तो नहीं हुआ कि उनको कोई प्रॉब्लम हुई. सो दिस इज लाइक साइकोलॉजिकली आपको पहले अपने आप को ट्यून करना है कि आपको कितनी ज़रूरत है उस खाने की, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी क्रेविंग्स को सेटल करिए कि आप आइडेंटिफाई करिए कि एक्चुअली मुझे समटाइम हमें प्यास लग रही होती है और हम खाना खा रहे होते हैं, तो वाटर के कारण डिहाइड्रेशन हो रहा होता है बॉडी, और हम सिर्फ बाहर से खाना खा के हमें लगता है कि फॉल्स हंगर जिसको मैं कहती हूँ, तो उसको हम रिवाइव कर सकते हैं जस्ट कि आप अपना हाइड्रेशन पूरा कर लो कोकोनट वाटर लेके. ठीक है, मतलब चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए फिर हमें? मीठा चॉकलेट्स आप ले सकते हो, बट डार्क चॉकलेट जो 75% एंड अबव आता है, जो बहुत बिटर इन टेस्ट होता है. और उसके साथ आप च्यू करो नट्स को या पम्पकिन सीड्स को. तो वो जो मैग्नीशियम, वो जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आ रही है जिसके कारण आप स्पेसिफिकली चॉकलेट या कॉफ़ी की क्रेविंग में जा रहे हो, वो आपकी रिकवर हो जाएगी. अच्छा, और कॉफ़ी जैसे आप बोल रहे हो, तो हमें कॉफ़ी कितनी लेनी चाहिए?
सी कॉफ़ी के लिए अगर मैं बात करूं तो हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं जहां से हमें क्लैरिटी मिलती है कि एक्चुअली बॉडी को कितना % ऑफ कैफ़ीन जो है वो रिक्वायर्ड है। कैफ़ीन बहुत बेनिफिटेड भी है ऑनेस्टली अगर बताऊं तो, जिन लोगों को फैमिली टेंडेंसी है टूवर्ड्स के गॉल ब्लैडर स्टोन होने के, तो उनमें 1 कप ऑफ कॉफ़ी इज़ रियली गुड। आप अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इवन वहाँ पर भी आपके लिए कैफ़ीन अच्छा है कि आपको सर्ज ऑफ एनर्जी वो देगा, बट नॉट फॉर एवरीवन। अगर मेरा लिवर बेसिकली स्लो मेटाबोलाइजर है कैफ़ीन को लेके, मतलब उसको धीरे या ज़्यादा अमाउंट में डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो मेरे लिए कॉफ़ी जो है वो 1 कप से ज़्यादा पूरे दिन में रिस्ट्रिक्टेड है। अब वो कैफ़ीन जो है, कैफ़ीन इट कैन बी इंक्लूडेड इन योर कप ऑफ कॉफ़ी अलॉन्ग विथ आपका जो एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं या जो आप डाइट कोक्स भी लेते हैं, उन सब में कैफ़ीन है। तो उन सबको मिला के दिन में एक सोर्स आपके लिए रिक्वायर्ड है। कोई भी एक आप दिन में रखिए, सफिशिएंट है, और उसको भी लेट इवनिंग आवर्स में मत रखिए, नहीं तो वो आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस करेगा, आपका पैल्पिटेशन इंप्रूव कर सकता है अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो। सो एक बेस्ट कैफीन ड्रिंक बताओ कोई भी। बेस्ट कैफ़ीन ड्रिंक, कोको पाउडर के साथ आप मिल्क शेक बना सकते हो, सो दैट इज़ वेरी गुड कि आप उसमें थोड़ा सा कॉफ़ी ऐड करो, कोको पाउडर ऐड करो, एंड देन यू कैन ब्लेंड इट विथ सम आइस, सो दिस इज़ रियली वेरी गुड। ये आपको लाइक कोको पाउडर जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, सो उसमें आपको बेनिफिट करेगा, प्लस आपका जो एनर्जी है वो सडन क्रैश नहीं होगा आफ्टर हैविंग दिस ड्रिंक। ओके अच्छा, अब आपने जैसे जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में बताया, इससे क्या क्या पता चल सकता है? सी जेनेटिक टेस्टिंग एक बहुत एडवांस टेस्टिंग है जिससे मैं आने वाले टाइम में मेरे को या अगर मैं अपने बच्चे का टेस्ट करवाऊं, जो मैंने करवाया भी है, तो मुझे ये पता चल सकता है कि आने वाले टाइम में वो कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉन है, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो लिवर की कंडीशन हो, और चाहे मुझे मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी की टाइमिंग्स हो, चाहे आने वाले टाइम में कोई ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसन या एंजाइटी इश्यूज़ होते हैं, या कईयों को पैनिक अटैक भी होता है, और किडनी डिसऑर्डर्स, ये सब चीज़ों को हम प्री प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे जीन्स से कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं? देखिए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअली जीन्स क्या है। सो बेसिकली आप एक गाड़ी खरीदते हैं, राइट, या आप एक बाइक भी खरीदते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर मैनुअल मिलता है आपको, जिस मैनुअल पे सब कुछ लिखा होता है कि आपको कैसे इसको हैंडल करना है, और अगर कहीं पे ये प्रॉब्लम आए तो आपको कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ, मतलब उसका जो इंटरनल सिस्टम है वहाँ पर प्रॉब्लम होगी तो ये दिक्कत आ रही है सपोज, राइट। अब उसी हिसाब से ह्यूमन के लिए एक जो मैनुअल है वो है उसका जीन, जो उसको मदर से एंड फादर से मिल रहा है, राइट। अब मदर के जीन्स आए, फादर के जीन्स आए, और आप में उनका कॉम्बिनेशन है, आगे के आगे उनके भी 4 फादर्स और उन सब का उनसे ट्रांसफ़र होते होते वो मल्टीप्लाई होके आ रहा है। तो वो जो कोड मेरे को मिला, एक्चुअली वो कोड मुझे बताएगा कि मेरी बॉडी में कौन सा जीन डोमिनेटेड हुआ। सपोज मेरी फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ की मदर साइड पे, बट मेरे फादर साइड में कोई डायबिटिक हिस्ट्री नहीं है, तो हो सकता है मेरा चांस हुआ 50-50% कि मुझे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा? अगर मेरी बॉडी में मेरे मदर के जीन डोमिनेटेड हो गए तो मैं डायबिटिक होंगी, राइट। और अगर वो सेल रिसेसिव रहे, अगर वो जीन रिसेसिव रहे, तो मैं डायबिटिक नहीं रहूंगी। मेरे फादर के जीन ज़्यादा डोमिनेंट थे मेरी मदर के जीन के कंपैरेटिवली, तो उस कंडीशन में मुझे डायबिटीज़ नहीं होगी। सो दिस इज हाउ वी कैरी। बट वन थिंग मोर, आजकल जिसको हम कहते हैं एपिजेनेटिक, एपिजेनेटिक मतलब हम एटमॉस्फेयर क्या दे रहे हैं उस जीन को। मेरी बॉडी में टेंडेंसी है कि मुझे डायबिटीज होगी, बट अगर मैं उसको एटमॉस्फेयर ही ना दूं, मैं अपना लाइफस्टाइल, अपना डाइट, उन सब चीज़ों को बेटर रखूं, तो हो सकता है या एवरी 6 मंथ्स के बाद, जैसे हम कहते हैं रूटीन चेकअप ज़रूर कराएं, तो आप टेस्टिंग कराते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको जो है वो
ओवरकम कर सकते हैं, और मे बी पॉसिबिलिटी कि आपके नेक्स्ट जनरेशन तक वो प्रॉब्लम ट्रांसफ़र ही ना हो। ओके, मतलब अगर हमें पता लग गया कि हमारे जीन्स से हमारे में ये प्रॉब्लम आ चुकी है, सो हम उसे रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं, अगर हम उन जीन्स को वो एटमॉस्फेयर ना दें, राइट, कि हमारा लाइफस्टाइल हम इतना अच्छा रखें, हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें, हम अपने डाइटरी चेंजेस स्टार्टिंग से उस माइंडसेट से लेके चलें कि हमें पता हो कि हाँ हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। रीज़न बीइंग क्योंकि अगर हम ये रखेंगे तो आने वाले टाइम में हम उतना ज़्यादा, जैसे प्रोसेस फूड हो गया, या हम हाई शुगर कंटेनिंग फूड आइटम्स हो गई, या टोटल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो पूरे दिन में मैं कंज्यूम कर रही हूँ वो मैं पहले उतने लिमिटेड रखूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो एक्सेस जाएगा तो मेरा जीन डोमिनेट हो सकता है, तो मैं एटमॉस्फेयर ही नहीं दूंगी। तो ऐसे लोग डर तो नहीं जाएंगे किस कि चीज़ उन्हें से? पता लग रहा है कि मेरे को ये बीमारी होने वाली है? डरना नहीं चाहिए, उसके प्रिवेंशन पे जाना चाहिए। कितना अच्छा हो ना कि मुझे पता है कि सामने खड्डा है तो मैं साइड होके निकल जाऊंगी ना, कि मैं जानते हुए खड्डे में गिर जाऊंगी। पर क्या पता लोग डर जाएं इस चीज़ से नहीं, सी इसको आप कि अगर किसी को एनालाइज, कोई बड़ी बीमारी है, कैंसर है, सो वो सोचे कि मेरे को आ रही है, ये कैरी फॉरवर्ड मैं लेके आ रहा हूँ इस चीज़ को। सो आप देखो, अगर मेरे को पता हो सपोज कि मेरी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है, तो इनफैक्ट मैं आज से ही अपने लिए प्रिवेंशन स्टार्ट करूँ ना। स्ट्रेस करने से सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा। That अगर is किसी ने again कैरी a फॉरवर्ड problem. कर लिया, उसके जेनेटिक टेस्ट में आ गया कैंसर, बिल्कुल, सो उसको कैसे ठीक करेंगे हम? उसमें वी नीड टू गिव मोर एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग डाइट। उसको एंटीऑक्सीडेंट, तो सिर्फ डाइट से ही ठीक हो जाएगा ये? डाइटरी चेंजेस करने पड़ेंगे, सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, मेडिटेशंस में जाना पड़ेगा, सो दैट कि बॉडी को वो एटमॉस्फेयर ही ना दिया जाए। अल्कलाइन जो है वो हैबिट्स डाइट में जो है वो देनी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो जीन है, जो कैंसर है, वो पॉलीफ्रेट ना करे। सी, जो कैंसर है ना वो बेसिकली दे आर लाइक, जो कैंसर सेल्स होते हैं दे क्रेव फॉर शुगर, एक्सट्रीमली दे क्रेव फॉर द शुगर। सो दैट्स वाई कीटोजेनिक डाइट वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। सो आपको उस प्रोटोकॉल पे लो कार्ब, लो ग्लाइसेमिक डाइट जो है और विद गुड क्वालिटी फैट के साथ अगर आप जाते हैं तो कैंसर सेल की पॉलिफरेशन को आप रोक सकते हो। बट वो प्रिवेंशन आज से लेना पड़ेगा। इफ़ यू थिंक कि आपके वो जीन में कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है तो कितना अच्छा नहीं होगा कि आपका इतना बड़ा मेडिकल बिल बच सकता है। जी, अच्छा, इसमें हर बीमारी का इलाज है फिर? सी, दिस इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट, दिस इज़ अ टेस्टिंग। वो टेस्टिंग होके एक रिपोर्ट आएगी, 150 पेजेस की एक रिपोर्ट आती है जिसमें कि डिफरेंट जीन्स जो हैं बॉडी के, उन जीन्स के ऊपर टेस्टिंग किया जाता है। जैसे FTO हो गया, ADRB हो गया, और APO जो हमारा जीन होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बारे में बताते हैं। सो MTFR करके जीन होता है जो आने वाले टाइम में हार्ट कंडीशन के बारे में बताता है। तो वो सब चीज़ों की हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है जी। अब उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक प्रोटोकॉल बनता है कि लाइफ लॉन्ग के लिए मुझे इन चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की ज़रूरत है। हो सकता है मेरी बॉडी ऐसी हो कि जहाँ पर मुझे योगा करने की ज़रूरत हो और मैं जिम में जाके एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मेरे हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मेरा हार्ट सेंसिटिव है, राइट। ADRB जीन जो होता है वो बेसिकली हार्ट की सेंसिटिविटी विद एक्सरसाइज के साथ कोरिलेट करता है। सो वहाँ से मुझे पता चल सकता है। अब मेरी बॉडी की टेंडेंसी है कि मेरे को स्नैकिंग की हैबिट है। एक्चुअली हो सकता है आपकी बॉडी में वो जो स्नैकिंग वाला जीन है वो एक्टिव हो, सो दैट्स व्हाई यू मोर स्नैक। अब वो स्नैक क्या करना है वो चेंज तो हम कर सकते हैं ना, दैट इज इन आवर हैंड। तो वो चेंजेस आप कर सकते हो। दिस इज अ टेस्टिंग विच विल गिव यू होल डिटेल्स। अब उसके अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं उसका भी एक सेपरेट मैनुअल हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। फिर उन चीज़ों को जब आप अपनी लाइफस्टाइल में लेके आते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को बेटर रख सकते हैं। अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, जैसे उसे पता लग गया कि मेरे फादर को भी है, मेरी मदर को भी डायबिटीज़ है और शायद मुझे भी हो सकती है, सो वो कैसे बचेगा इस चीज़ से? राइट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि दोनों जीन डोमिनेटेड हो गए, मदर को भी है, फादर को भी है। तो चांसेस ऐसे लोगों में 90% ज़्यादा हो जाता है कि उनको आने वाले टाइम में डायबिटीज़ हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि वो इसको जो है वो सेटल डाउन ना कर सके। अगर मैं आज से
अपना डाइटरी चेंजेस करती हूँ। मुझे पता है कि मेरे दोनों पेरेंट साइड से मुझे डायबिटीज़ का कंडीशन आ रहा है, तो मैं एक तो 6 मंथ्स के बाद अपना HbA1c जो 3 मंथ्स का एवरेज शुगर है उसको टेस्टिंग करवाऊंगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली जो मेरी डाइट है उसको मैं ऑटोमेटिकली अप्रॉक्सीमेटली पूरे दिन में 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पूरे दिन में, विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ योर चपाती, राइस, वट एवर, जिस भी टाइप के आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो उसकी क्वांटिटी 100 से 120 से ऊपर ना जाने दूँ, तो डेफिनेटली मैं अपनी बॉडी को जो है जितना लंबे तक लेके जा सकती हूँ उतने लंबे टाइम तक निकाल सकती हूँ। और अपनी डाइट में जिंक, सेलेनियम और विटामिन बी इनकी और विटामिन डी, ये मेजर चीज़ें हैं जिनको हमेशा फुलफिल रखूं, तो हो सकता है मुझे आने वाले टाइम में परमानेंटली मैं इसको डिले कर जाऊं या हो ही ना। सो अभी जो लोग मेडिकेशन पे होंगे डायबिटीज़ के लिए, उनके लिए कोई एक स्पेशल टिप? राइट, सी सबसे बड़ी जो डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि मेजरली हम लोग डायबिटीज़ पे ज़्यादा काम करते हैं पेशेंट्स के साथ, मेजर कॉल है। लोगों को लगता है हम शक्कर नहीं ले रहे, हम चीनी नहीं खा रहे, हम मिठाई नहीं खा रहे, फिर भी हम डायबिटिक हो रहे हैं। बट क्या आप अपनी नंबर ऑफ चपातीस काउंट कर रहे हो? नहीं, वो तो हम नहीं कर रहे, राइट। उसके बाद हम कितने चावल खा रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ पोर्शन साइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो उससे भी शुगर आ रहा है। एग्जैक्टली जब आपका पोर्शन साइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया, सपोज आप एक चपाती ले रहे हो, 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। 20 ग्राम का मतलब 4 चम्मच चीनी, ठीक है। अब जितनी चपाती बढ़ती गई नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ गए, तो 3 चपाती में आपने क्या किया, आपने 2 2 4 2 6 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स तो आपने वहीं कंज्यूम कर लिए। रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई 120 ग्राम की, तो वो 60 तो आपने यहीं से कर लिया, और बाकी जो आप बिस्किट, भुजिया, नमकीन खाते जाओगे वो तो कहाँ तक आपको शाम तक ले जाएगा। सो रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन योर मील, दिस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर डायबिटिक पेशेंट। आप सिर्फ ये कंसिडर मत करिए कि मैं चीनी नहीं खा रही। सेकेंड, फ्रूट्स, दे आर अगेन अ शुगर। बहुत बड़ा मिथ मार्केट में घूम रहा है कि जी फ्रूट खाने से जो है वो, तो बोलते हैं कि फ्रूट्स खाओ, नहीं समझिए, लोग कहते हैं कि फ्रूट खाने से बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता है, और इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता इसलिए फ्रूट खा लेना चाहिए। नो डाउट, जब हम फ्रूट एकदम खाते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स पे शुगर जो है मतलब उसको फ्रक्टोज रिलीज होता है, और उसके लिए हमें अभी इंसुलिन नहीं चाहिए। बट वंस दैट फ्रक्टोज स्टार्ट मेटाबोलाइजिंग इनटू ग्लूकोज, क्योंकि बॉडी को एनर्जी कहाँ से समझ में आती है, ग्लूकोज। सो एंड ऑफ द डे में वो भी जाके डिवाइड होगा ग्लूकोज में। जब वो वहां कन्वर्ट करेगा तो वहां जाकर उसको फिर इंसुलिन चाहिए ना। सो फर्स्ट स्टेज में मुझे इंसुलिन नहीं चाहिए, बट सेकेंड स्टेज में मुझे इंसुलिन चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए। तो जो सर्ज है वो फिर आएगा। सो इसीलिए, और लोग सोचते हैं, आई थिंक मुझे कोई बता रहा था कि मैं ½ kg फ्रूट दिन की शुरुआत करते हैं, एंड डेफिनेटली जैसे ही हमने उनकी डाइट से फ्रूट्स को विड्रॉ किया, उनका शुगर लेवल विद इन 15-20 डेज जो 250 के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा था वो बिलो 200 आने लग गया। सो इतना अमाउंट में जब आप खा रहे हो तो आप नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को भी तो कैलकुलेट करो कि वो कितना शुगर का जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर जाके लोड दे रहे हैं। सो एंड ऑफ द डे में तो वो लोड है ना जी, वो पहले नहीं आया तो बाद में आया। सो दिस इज सुबह खाया शाम को खाया एक ही बात है। एग्जैक्टली। फ्रूट्स आपको बहुत स्पेसिफिक खाने हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक। कोई एक स्पेसिफिक फ्रूट बता दो कोई। बेरीज बहुत अच्छा सोर्स है अगर आप लेना चाहते हैं, हम डायबिटिक हैं और आप लेना चाहते हैं, पोमीग्रेनेट लीजिए, क्योंकि पोमीग्रेनेट से क्या है, एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है, अनार जिसको हम कहते हैं। सो अनार से एंटीऑक्सीडेंट भी मिल रहा है, और जो डायबिटीज़ में कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट बढ़ जाता है डायबिटिक फेज में, सो वो भी रिड्यूस करने में वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करेगा। सो स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो फ्रूट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो नहीं, अब अगर हम फ्रूट्स लें या जूस लें, इसमें भी एक बहुत स्ट्रिक्टली नो जूसेस, दे आर लाइक के चीनी का घोल है वो। नहीं, अगर हम पोमीग्रेनेट कोई घर में जूस निकाल रहे हैं तो नो,
जूसेस आर फॉर द पेशेंट्स जो खाना पचा नहीं सकते, जिनको खाना सॉलिड मील खाने में दिक्कत है, तो एक्चुअली जूसेस उनके लिए हैं. बट हमारे लिए च्यू करते हुए स्लोली उसको ब्लड में भेजना इज मोर इम्पॉर्टेंट. जूस हमने लिया, देखो जो डायबिटीज़ होता है, जैसे मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो उनमें मैं बताती हूँ जो हमने चीज़ खाई वो कितनी स्पीड पे एब्जॉर्ब हो रही है. दिस ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन योर इंसुलिन लेवल्स, राइट, ऑन योर ब्लड शुगर लेवल्स एज वेल. ठीक है. सो स्पीड जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो जो चीज़ खाई गई उसको जितना स्लो आप खाओगे. हम क्यों कहते हैं फाइबरस फूड खाओ, फाइबर ज़्यादा लो, है ना. वो फाइबर लेने का मतलब ही यही है कि जब फाइबर के साथ चीज़ जाएगी उसका ब्रेक डाउन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा कंपैरेटिवली एकदम से. तो जूस में क्या है, नो फाइबर, फाइबर लेस हो गया, बचा क्या उसमें. और जब आप उसको फ्रूट को जूस फॉर्म में कर रहे हो तो कितना उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी लूज हो जाता है. चोक एंड चर्न से कुछ विटामिन लॉसेस हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन हुआ, उससे वो सारा प्रोसेस बढ़ा जिसके कारण वो सब चीज़ें लूज हो गई. तो आप किस लिए पी रहे हो जूस? तो मतलब जूस नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. किसी को भी नहीं लेना चाहिए या सिर्फ पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए? जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट्स के लिए या किसी को भी नहीं लेना चाहिए? डायबिटिक के लिए तो स्ट्रिक्टली नो है. फिर वही बोलूँगी, जूसेस हम वहाँ देते हैं जहाँ पेशेंट खाना सही से पचा नहीं पा रहा, च्यू नहीं कर पा रहा. अब मान लो किसी की डेंटल सर्जरी हुई है, सो वी नीड टू फीड देम विद सम लिक्विड, सो वहाँ पर यू कैन हैव दोज थिंग्स. एक पेशेंट है जो बेड रिडन है, नॉर्मल डेज में ले रहे हैं जूस, नहीं, दैट इज नॉट राइट. अगर आप जूसेस लेना चाहते हो, इफ़ यू रियली वांट, है ना, तो उसमें आप वेजिटेबल जूसेस के साथ थोड़े फ्रूट्स ऐड कर सकते हो और जिसमें फाइबर इंटैक्ट रखो. उसको उस प्रोसेस से करो कि उसका सारा जो फाइबर है उसको फाइबर लेस मत करो. ओके. कुछ वेजिटेबल्स को ऐड करते हुए उसमें एक फ्रूट आप ऐड कर सकते हो एंड देन उसको जितना स्लो पियो. मतलब अगर आपने जूस लिया है एक गिलास, तो एटलीस्ट फिनिश इट इन 1 hour. एक ग्लास को? यस. then only it will not put any load कि जिसके कारण एकदम शुगर बढ़ेगा. So that is wrong. आपने झटके से दिया, वो झटके से ही ब्लड में जाएगा और ब्लड शुगर लेवल्स को इंस्टेंटली रेज करेगा. तो मतलब डाइट में जूस कम करना चाहिए सबको. एग्जैक्टली. फाइबर बढ़ाओ, फाइबर बढ़ाएं. फाइबर के टिप्स दीजिए अब आप हमें ना. राइट. सो फाइबर आपको सैलड से मिलता है. बहुत सारे लोग अगर सैलड नहीं खा सकते हैं, सॉटे करके वेजिटेबल्स ले सकते हो. बेल पेपर हो गया, कैरेट हो गया, बीन्स हो गई, ब्रोकली हो गई, मशरूम्स हो गए. इन सारी वेजिटेबल्स को लाइट सॉटे कर लो. सॉटे करके एक बोल भर के डेली खाओ. मैं एक इंग्लिश ऑथर की बुक पढ़ी थी, तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम 9 cups ऑफ वेजिटेबल्स पूरे दिन में कंज्यूम करते हैं तो हमें किसी भी टाइप की कोई भी विटामिन डेफिशिएंसी नहीं हो सकती और हमें किसी भी टाइप के कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं हो सकती और हमारा फाइबर भी फुलफिल रहेगा. बट 9 cups का मतलब आप समझ सकते हो, बड़ा नंबर है. बहुत बड़ा नंबर है. लोग जनरली लेते नहीं है. सो इजीएस्ट वे है, जैसे चपाती वगैरह में आप स्टफ करके, हम जैसे अपने पंजाब में चलता ही है स्टफ्ड रोटी लेना, तो हम उसमें चॉइसेस चेंज कर लेना कि सिर्फ पोटैटो की ना लेके पोटैटो की भी लेना चाहते हो तो उसका भी बेस्ट वे है, उसको बॉईल करो, फ्रिज में रखो फॉर 2-3 hours, क्योंकि अब वो जो निकल के आएगा आलू, वो बेसिकली रेजिस्टेंट स्टार्च हो गया जो कि मेरे गट के लिए अच्छा है और वो शुगर स्पाइक भी नहीं देगा. तो उसमें थोड़ी पालक चॉप करके डालो, थोड़ा धनिया चॉप करके, थोड़ी मेथी चॉप करके डालो उन आलूओं में, देन स्टफ करके, देन यू कैन हैव इट. तो आपने फाइबर ऐड किया. सो रिक्वायरमेंट है मेरे को फाइबर की. सो इस तरीके से हम फाइबर ले सकते हैं. वेजिटेबल्स की स्प्राउट्स आर वेरी गुड सोर्स फॉर फाइबर. नहीं, बट ये 2-3 घंटे वाला तो प्रोसेस कई माओं के लिए नहीं होगा ना पॉसिबल. आप रात में बॉईल करके पोटैटोज को फ्रिज में रख दीजिए, मॉर्निंग उठाइए एंड देन यू कैन मेक. कर सकते हैं हम. ऐसा तो नहीं ना मिनिमम इज लाइक 3 hours. ओके, मिनिमम 3 hours है. ठीक है जी. ओके, एक डायबिटीज़ के लिए कोई एक डिटॉक्स वाटर वाटर, भिंडी वाटर इज़ वेरी गुड फॉर डायबिटिक और खाने से पहले लीजिए, क्योंकि ये क्या करता है, थिक लाइनिंग जो है, जो इसका वो लेस सी आती है ना, तो बेसिकली वो क्या करती है, एक तरीके की थिक कोटिंग कर देती है इन योर इंटेस्टाइन्स. तो एक थिक कोटिंग हो गया, तो जब आपने खाना खाया
तो नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को वो कम एब्जॉर्ब करने देगा। ओके। सो वो बॉडी से वॉश आउट हो जाएंगे एंड दैट्स वाई आपका जो खाना खाने के बाद शुगर है, पीपी लेवल जिसको हम कहते हैं, पोस्ट मील शुगर लेवल्स, वो आपके ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन होने शुरू हो जाएंगे। तो अच्छा, अगर हम जेनेटिक टेस्टिंग जैसे आपने बताया, उसमें अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, सो उसको भी हम सिर्फ डाइट से रिवर्स कर सकते हैं? सी इट डिपेंड्स हार्ट की कैसी प्रॉब्लम है। जैसे हमने जेनेटिक टेस्टिंग कराई तो उसमें हमें ACE जीन के बारे में पता चलता है, ADRB जीन के बारे में पता चलता है। सो बेसिकली या APO जीन होता है, इनके बारे में हमें पता चलता है। ये डिफरेंट 3 वेराइटी ऑफ जीन्स हैं जो हमें पता चलते हैं व्हेन वी गो फॉर द जेनेटिक टेस्टिंग। अब ये तीनों का डिफरेंट इम्पैक्ट है। जैसे कि अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, मेरी फैमिली हिस्ट्री में है कि मेरी बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल रेस करेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी बॉडी में APO जीन जो है वो कहीं ना कहीं डिफेक्टेड है। तो वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, राइट, और एक सॉल्ट सेंसिटिविटी का टेस्ट भी होता है इसी में ही, जीन में ही। सो ये जब मेरे दोनों पॉजिटिव आते हैं, सपोज जैसे मैंने अपने बेटे का कराया, तो मेरे इन लॉज में जैसे फैमिली हिस्ट्री है कि हाइपरटेंशन या हार्ट के इश्यूज सबको रहे, जितने भी एल्डर्स रहे हैं। सो अब मेरे बेटे में आज के टाइम में ही सॉल्ट की सेंसिटिविटी आ रही है। इतना प्री प्रिडिक्ट हो गया, मुझे आइडिया लग गया। नाउ आई नो कि मुझे उसकी डाइट में आज से ही उन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो उसके कारण क्या है, उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने दूंगी मैं, क्योंकि APO जो जीन है वो कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया जिसको हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना खून में, वो वाली कंडीशन के लिए उसको मुझे सेटल करना है। तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लिवर हेल्थ को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसको विड्रॉ करके लाने के लिए जो काम कर रहा है वो APO कर रहा है, ठीक है। अब वही APO डिफेक्टेड हो गया, तो मुझे डाइट में क्या करना पड़ेगा, मुझे डाइट में इस तरीके से गुड क्वालिटी ऑफ फैट्स को कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को डिपोजिशन ना होने दें, लिवर तक लेके आए। लिवर पे ऑटोमेटिकली मैं पहले ही गुड क्वालिटी ऑफ फैट्स को कंज्यूम करूंगी कंपैरेटिवली, कि जो मैं फैटी फूड या जो मेयोनेस जैसे हम ले रहे हैं, ट्रांस फैट्स जिनको हम कहते हैं, तो अगर हम उन सब चीज़ों को अवॉइड करें तो हम क्यों नहीं अवॉइड कर सकते। आने वाले टाइम में मैं कार्डियक कंडीशंस को भी अवॉइड कर सकती हूँ, बट हाँ, अगर ब्लॉकेज आ ही गया तो देन तो यू हैव टू go for the process only. This is preventive. So preventive होता है जब प्रॉब्लम नहीं आई और मैं चाहती हूँ ना आए. So that's why we go for genetic testing. तो मतलब डाइट से हम तकरीबन सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। अगर हम देखें तो अगर हमें टाइम से पता चल जाए तो फूड इज रियल मेडिसिन। एक्चुअली फूड इज अ रियल मेडिसिन। अगर हम खाने को सोच समझ के खाएं तो जितना इम्पैक्ट ये हमारे सेल पे देता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था पैथोलॉजी, अगर आप फूड के आउटकम और उसका जो रूट कॉज है, जो वो जिस एंड पे जाके वो विटामिन काम कर रहा है बॉडी में, वो रिक्वायरमेंट को समझ जाएं तो ऑटोमेटिकली यू कैन रिकवर। अब इसका एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होती है जी, लेकिन ये प्री प्रिडिक्ट आप एक टेस्ट से भी कर सकते हैं, होमोसिस्टिन लेवल्स। ओके, राइट। अब होमोसिस्टिन लेवल्स अगर आप चेक करा लेते हैं तो आपको पता चल सकता है कि आने वाले टाइम में ब्लॉकेज के चांसेस हैं। ओके, ठीक है, बट ज़्यादातर लोग होमोसिस्टिन टेस्ट नहीं कराते, कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं, सिंपल, ठीक है, हाई आया, चलो जी उसके लिए प्रिवेंशन लिया। बट जैसे ही हम होमोसिस्टिन लेवल्स हमारे हाई आते हैं तो उसके साथ मुझे चेकआउट कराना है फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। ओके, सो एक जेनेटिक टेस्टिंग में हम टेस्ट करते हैं MTFR करके टेस्ट होता है हमारा। वो जब टेस्टिंग हम करते हैं, मिथाइलेशन का एक प्रोसेस होता है जो बॉडी करती है, वो प्रोसेस के थ्रू होमोसिस्टिन बढ़ रहा होता है, राइट। अगर वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं चल रहा, वहां पर अगर विटामिन B12 फॉलिक एसिड जाएगा तो वो प्रोसेसिंग अपना काम सही से करेगा और होमोसिस्टिन के रिलीज को रिड्यूस कर देगा। तो मतलब चांसेस ऑफ ब्लॉकेज कम हो। मतलब दवाइयाँ आने वाले टाइम में दवाइयाँ खत्म हो जाएंगी।
सी जिस हिसाब से साइंस डेवलप हो रही है, या जो जीन थेरेपी के ऊपर काम किया जा रहा है, या जेनेटिक के ऊपर जिस तरीके से काम किया जा रहा है, डेफिनेटली फूड सप्लीमेंट्स जो हैं वो आने वाले टाइम में हमारा अच्छा रिप्लेसमेंट्स हो सकते हैं मेडिसिन्स का। मतलब डॉक्टर की दुकान बंद होने वाली है? ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में डेफिनेटली आपको सर्जिकल केसेस में जाना पड़ता है, कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जहाँ उसके लिए देखिए हम तब कहते हैं कि हमारी प्रैक्टिस बंद हो सकती है जब लोग उतने कॉन्शियस हो जाएं। आपको लगता है लोग उतने कॉन्शियस हो सकते हैं? कॉन्शियस तो नहीं होंगे, इस तक तो लोग पहुंचेंगे ही नहीं वहाँ तक तो। सो जब तक हम उतने कॉन्शियस नहीं होते या उस लेवल पे अपने डाइटरी चेंजेस नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वी नीड टू टेक केयर अबाउट कि हमें मेडिसिन ऑन टाइम लेनी है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहाँ लेनी ही पड़ेगी बिकॉज आप में वो प्रॉब्लम्स हैं। आप उसको या तो आप 100% उतना स्ट्रिक्ट अपने लाइफस्टाइल को कर लो, अपने डाइटरी चेंजेस को कर लीजिए, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल फार अवे रहेंगे डिजीजेस से। बट जब आप बिल्कुल वैसे कैजुअल मोड में है कि जब आएगी प्रॉब्लम तब देखेंगे, तो देन यू हैव टू। अच्छा, कोई ऐसी बीमारी भी है जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती? कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, सी ऐसा कुछ नहीं है कि जो कैरी फॉरवर्ड में ना जाए। अगर हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, ज़्यादातर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हमें पेरेंट्स से ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं, या अगर जिस टाइम पे मान लो मेरे मदर ने कंसीव किया और उस टाइम पे उनका जो स्टेटस था माइंड का, उनके जो थॉट प्रोसेस थे, उस टाइम पे मेरी बॉडी में कौन सा जीन म्यूटेट हो गया, सो वो डिपेंड करता है। हो सकता है जो उनमें नहीं था वो मेरे में आ गया, राइट और हो सकता है कि उन्होंने इतने वो उस फेज में हो, बड़े अच्छे हेल्दी, मेंटली, साइकोलॉजिकली हर एंगल से वेरी हैप्पी, तो हो सकता है कि वो ना भी हो, राइट। अब जैसे मैंने सिंपल बताती हूँ, बेटे की टेस्टिंग कराई, सो उसके केस में आया कि उसको लाइफ लॉन्ग कभी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ओके उसकी बॉडी में वो जीन जो है वो प्रोमिनेंट ही नहीं है, सो हिज IQ इज ऑलवेज ऑन हायर साइड। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है। तो जेनेटिक टेस्टिंग में सिर्फ बीमारियों का ही पता चलता है? नहीं, फिजिकल एक्टिविटी आपको कौन सी करनी चाहिए, आपको एक्चुअली जो है वो कौन से टाइम पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉर्निंग करनी चाहिए, इवनिंग करनी चाहिए, एग्जैक्टली आपका जो स्लीप पैटर्न है वो क्लॉकवाइज है कि वो क्लॉकवाइज नहीं है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे में है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, जिसको हम सर्काडियम रिदम कहते हैं बेसिकली मेडिकल लैंग्वेज में। तो वो आपका कैसा है, आप इवनिंग पर्सन हैं कि आप मॉर्निंग पर्सन हैं। हर बंदा सुबह नहीं उठ के फ्रेश फील कर सकता, कुछ लोग इवनिंग पर्सन होते हैं, उन्हें इवनिंग में उनका ब्रेन ज़्यादा काम करता है, और कुछ लोग होते हैं जिनका मॉर्निंग में काम ज़्यादा करता है। सो इट डिपेंड्स। नहीं तो अगर हमने एक बार करा लिया तो क्या उसके बाद हमें दोबारा फिर कराना पड़ता है? नहीं, अगर आपकी एज 19+ है और आप जेनेटिक टेस्टिंग में जाते हैं तो आपको दोबारा ये टेस्ट लाइफ में कभी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज़ ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर योर ओन बॉडी टू लर्न कि आपका बॉडी मैनुअल क्या है। उस बॉडी मैनुअल को अगर आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आप खुद ही प्रिवेंशन कर सकते हो। तो ऐसा तो नहीं कि हमें अगर हमने अभी 20 साल में करा लिया जेनेटिक टेस्टिंग फिर 40 साल में जाके दोबारा कराना पड़ेगा? जीन्स तो चेंज नहीं होंगे, जो चेंजेस होने हैं वो 19 तक हो जाते हैं जितने भी। अगर हमें पता लग गया कि हमारे को डायबिटीज शायद हो सकती है, उसमें कुछ पार्ट्स आ गए, और अगर हम उसको 40 में जाके दोबारा चेक करना चाहें कि अब वो कम हुए या ज़्यादा हुए, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ ये बताता है कि ये पर्टिकुलर जीन डोमिनेटेड है। ओके आपकी बॉडी में एक डोमिनेंट जीन होगा, एक रिसेसिव होगा। रिसेसिव मतलब जो बेचारा शांति से बैठा है, परेशानी नहीं करने वाला। डोमिनेंट मतलब कि मेरा ही हुक्म चलेगा, मैं ही चलूंगा, सो दैट इज डोमिनेटेड। सो जो डोमिनेटेड जीन अगर आपकी बॉडी में वो आ गया है और वो कह रहा है भाई मैं अपनी ही चलाने वाला हूँ, तो डेफिनेटली सिर्फ प्रिवेंशन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि वो डोमिनेटेड फॉर्म में है। और मतलब अगर आप उसको टेक केयर कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो मतलब लास्ट तक रिस्क रहता ही है? रिस्क है, ऑब्वियस है, रिस्क है, बट फिर वही बोलूंगी एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक मतलब आपने प्रिवेंशंस कितने लिए और कब तक ले रहे हो। अब मेरी फैमिली हिस्ट्री में अगर मैं मदर साइड में देखूँ सबको डायबिटीज़ है, बट समहाउ मेरी मदर में नहीं है,
तो ऑब्वियस है मेरे में भी नहीं आई, लेकिन मैं स्टिल आई एम टेकिंग प्रिवेंशंस कि कभी तो था, अब वो एक जनरेशन में नहीं आया तो हो सकता है हमारी जनरेशन में वो हो सके। बेटे के लिए भी मैंने सेम वैसे ही प्रिवेंशंस लिए सो दैट कि डायबिटीज से बच के रहें। नहीं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर हमारे टेस्ट में आ गया कि हमने 1-1.5 साल कर लिया, पूरा आपका डाइट प्रोसेस लिया, बट फिर 10 साल बाद वो दोबारा एक्टिव हो गया? यस, उसमें फिर वही बोलूँगी कि आपने टेस्टिंग कराई, यू विल गेट अ पर्टिकुलर लिस्ट कि ये लिस्ट है, ये प्रिवेंशन बाय डिफ़ॉल्ट आपको लाइफ लॉन्ग लेने पड़ेंगे। तो अगर वो आप प्रिवेंशंस लेते हो तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद जाके आपको वापस से वो प्रॉब्लम हो जाए। मतलब हमें उसी टाइम पे जो हमने डाइट बना ली वो हमें पूरी लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। वो जो आपके पैरामीटर में ग्रीन में जो इंडिकेटेड होके फूड आएंगे मतलब वो आप आसानी से ले सकते हो, बट जो रेड में मार्क होके चीज़ें आएंगी, चाहे वो फूड आइटम है, चाहे वो डाइटरी सप्लीमेंट है या कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ों को आपको लाइफ लॉन्ग के लिए हमेशा याद रखना पड़ेगा। यू आर नॉट सपोज टू ओवर अब्यूज दोज थिंग्स, ज़्यादा ओवर कंज्यूम नहीं करना आपने उनको। ओके, मतलब थोड़ा बहुत तो ले सकता है बंदा, ऐसा तो नहीं ना कि बिल्कुल ही कट ऑफ करना उस चीज़ के लिए। बिल्कुल कट ऑफ तब है कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग, सपोज जैसे आपने अभी बोला था कि मदर फादर दोनों में ही हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो मतलब दोनों तरफ से जो जीन आए वो डोमिनेटेड फॉर्म में मेरे पास आए, तो अब तो मुझे 100% जो है वो थोड़ा बहुत पे भी नहीं जाना पड़ेगा, फिर मुझे 100% रिस्ट्रिक्शन पे जाना पड़ेगा। बट अगर एक पेरेंट से आ रहा है, दूसरे पेरेंट में ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, तो मेरे पास भी 50% चांस है ना, तो फिर थोड़ा बहुत अमाउंट में हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं। एग्जैक्टली। और जंक फूड का कितना पार्ट है हमारी हेल्थ में? जैसे मैंने अभी पहले भी डिस्कस करके बताया था कि दीज आर इन्फ्लामेटरी फूड्स। सो इन्फ्लामेटरी फूड्स मतलब कि जब वो मेरी बॉडी में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं पर एब्जॉर्ब जब होंगे तो वो जाके मेरे इंटरनल सिस्टम को कहीं ना कहीं पर डैमेज करेंगे ही करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। दूसरा, इनमें बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स भी रहते हैं जो कि जब मैं उनको कंज्यूम कर रही हूँ तो वो जाके मेरे लिवर में सेटल होते हैं। बहुत ज़्यादा हम कलरिंग एजेंट्स डालते हैं, हम बहुत ज़्यादा फ्लेवरिंग एजेंट्स को ऐड ऑन करते हैं, तो ये सब जाके कहीं ना कहीं लिवर और गट इसको स्पॉइल करेगा ही करेगा। इफ़ यू आर अ रेगुलर ईटर, क्या आप बाहर से खाना रेगुलर खा रहे हैं या बाहर से ही आपका मैक्सिमम मील जो है वो आपकी डिपेंडेंसी में चल रही है, 1.5 साल रेगुलर खाया है, तो 100% आपको आने वाले टाइम में डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी इश्यूज, हार्ट इश्यूज डेफिनेटली हो सकते हैं, इवन कैंसर तक भी हो सकता है। इसको हम डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी ने पहले खा चुका है, कोई पर्सन 1-1.5 साल उसने रेगुलरली खाया, बट अब उसके माइंड में क्लिक हो गया कि भाई अब तो परेशानी हो रही है मेरे को, राइट, सो हम उसे डाइट से रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एंड वी हैव डन सो मेनी पेशेंट्स जिनके लिए हमने ये किया भी है। सो वहाँ पर गट हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट काम करती है। सो ऐसे फूड्स खाने पड़ेंगे जो मेरी गट को रिपेयर करें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, लिवर को डिटॉक्स करो, रेगुलर लिवर को डिटॉक्स करो। तभी हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं। तो बेसिकली फास्टिंग क्या कर रही है, लिवर को एक रेस्टिंग फेज दे रही है, सो दैट लिवर के पास जो अपना पड़ा है वो उसको बेचारे को पचाए कि बाहर से डाली जा रहे हैं, बट जो उसके पास अंदर पड़ा है वो उठा के उसको सिर्फ स्टोर कर रहा है। तो वो स्टोरेज प्रोसेस में ना जाए, वो जो जमा हुआ है उसको निकाले, क्लेंज आउट करे और डिटॉक्स करे। सो बॉडी अपने आप को 3 फेजेस में क्लेंज आउट कर लेती है अगर हम सही तरीके से अपनी मील्स को ले लें। तो लिवर, किडनी, स्वेट, गट, हमारी ब्रेथ, हम खुद इन चीज़ों से अपनी बॉडी को सेल्फ डिटॉक्स करते हैं। ओके, मतलब कोई भी बंदा डाइट से कुछ भी रिवर्स कर सकता है अपनी बीमारियों को? बिल्कुल कर सकता है, अगर वो इस स्टेज पे नहीं चला गया कि जहां हम उसको क्रिटिकल कंसिडर करें कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी को मेडिकेशन लेनी शुरू हो गई फिर बहुत सारे केसेस में रिवर्सल पॉसिबल होता है डिजीज़ेस का, बट उसमें प्रिवेंशन फिर लाइफ लॉन्ग है। ये नहीं है आपने 3-6 महीने के लिए प्रिवेंशन लिया एंड देन अगेन बैक टू द रिवर्स कि आप उन्हीं चीज़ों पे चले जाएं, तो देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम। मतलब आपको फिर हमेशा लाइफ लॉन्ग उसे बना के रखना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। कभी कभार जैसे मान लो हफ्ते में 1 आधा दिन कभी ऐसा हुआ कि ठीक है आज एक्सरसाइज का मूड नहीं है, यू कैन टेक रेस्ट, इट्स ओके, बट
एटलीस्ट उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। जी। अच्छा, पीसीओडी के बारे में बहुत सुना है आजकल ना, उसको भी हम जेनेटिक टेस्टिंग से कर सकते हैं या ये भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है? यस, कैरी फॉरवर्ड हो रही है। कुछ जीन्स हैं बॉडी के अंदर जो कि डोमिनेट होते हैं और उनके कारण होता है। सबसे पहले तो अब ये पीसीओडी नहीं रह गया है, ये पीएमओएस हो गया है, जिसको हम पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम कह रहे हैं। रीज़न क्या है कि पहले इसको माना जाता था कि ये प्रिसाइसली हमारी ओवरीज में प्रॉब्लम है, जिसके कारण जो है वो फीमेल को प्रॉब्लम आ रही है, एग फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है और उस एग फॉर्मेशन ना होने के कारण उसके हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस आ रही है, उसको फेशियल हेयर ग्रोथ आ रहे हैं, उसको एक्ने आ रहे हैं, राइट, उसका वेट गेन हो रहा है। सो बट नाउ जो पूरी सोसाइटी है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो हो गए या हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, उन सब का एक प्रॉपर गवास करके एक लाइक वो है फेडरेशन है जिन्होंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च वर्क किया है एंड देन दे डायग्नोस के इट्स लाइक द इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लस आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, उसके इम्पैक्ट के कारण आपका सारा हार्मोनल फंक्शन डिस्टर्बेंस पे आ रहा है। सो दिस इज नॉट ओनली वन सिंगल कि सिंपल एक ऑर्गन की प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्रॉब्लम ही यही है कि हम ऑर्गन वाइज डिजीजेस को ले रहे हैं, हम जर्नलाइज नहीं ले रहे, बट प्रॉब्लम पहले जर्नलाइज पे आती है और फिर जो वीकर ऑर्गन होता है वो इम्पैक्टेड होता है, राइट। सो प्रॉब्लम को पहले जनरल उस पर देखना चाहिए। तो वैसे ही अभी इन्होंने डायग्नोस किया है एंड दैट्स वाई जो है अब वो एक स्टैंडर्ड लेके चला जा रहा है कि हमें सिर्फ ओवरीज को ट्रीट नहीं करना, जो मूड स्विंग्स आ रहे हैं फीमेल में उसको भी ट्रीट करना है, जो एक्ने आ रहे हैं उसको भी करना है, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा है उसको भी ट्रीट करना है, ओबेसिटी आ रही है उसको ट्रीट करना है, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बन रहा है, पैनक्रियाज के जो इश्यूज आ रहे हैं उनको भी सेटल करना है। सो दैट्स वाई नाउ 360 डिग्री पे उस पर काम किया जाए। okay. अच्छा, अगर पीसीओडी को जेनेटिक में आ गया, ठीक है, उसको भी पता चल गया हमें कि हमें हो सकती है पीसीओडी या हो गई है पीसीओडी, तो वो कितना अपने हेल्थ का ध्यान रखे और कैसे अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस करे? राइट, सी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो फर्स्ट स्टेज है। और ज़्यादातर मैं जब से प्रैक्टिस कर रही हूँ आई एम ट्राइंग कि हमेशा मेरे माइंड में हमेशा यही रहा है कि इसके पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। नो डाउट अब वो साइंटिफिकली वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स के साथ जब आप काम करते हो करियर के स्टार्ट में, यू फाइंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स इन ऑल पेशेंट्स। तो मैं सेम वैसा ही प्रोटोकॉल स्टार्ट करती हूँ पीसीओएस या पीएमओएस वाले पेशेंट्स के लिए, कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के हिसाब से ही डाइट प्लान आउट करते हैं कि उनकी डाइट से मीठे को विड्रॉ करना जहाँ बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स भी आ रही हैं, फ्रूट्स को भी एक पर्टिकुलर अमाउंट में रिस्ट्रिक्ट करते हुए बेरीज को इंक्लूड करना क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट देना है। मतलब जो डाइट मैं प्लान करूँगी उसमें मुझे सिर्फ हाई प्रोटीन सोर्स को नहीं देखना है, क्योंकि डेफिशिएंसीज भी हैं, एग फॉर्मेशन मुझे प्रॉपर कराना है, मुझे एंटीऑक्सीडेंट्स भी चाहिए। तो विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स में पॉलीफिनॉल्स हो गए, फ्लेवोनॉइड्स हो गए, जो मुझे ये सारी चीज़ें मेरी कलरफुल बेरीज या कलरफुल वेजिटेबल्स से, बेल पेपर्स वगैरह, उनसे ये सब मैं फुलफिल कर सकती हूँ। बीन्स के थ्रू मुझे बहुत सारा फाइबर भी मिल जाएगा, विटामिन्स भी मिल जाएंगे, प्रोटीन भी मिल जाएगा। सो ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ मील ऑन ईच मील पे हम रखेंगे और इंसुलिन रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग शॉर्ट मील्स देंगे, बट फ्रीक्वेंट नहीं देना है। जो इन बिटवीन देने हैं वो मोर डिटॉक्स वाटर देने हैं ताकि लिवर क्लेंजिंग भी रहे। ओके, तो डिटॉक्स वाटर बताइए कोई पीसीओडी या पीसीओएस वालों के लिए। पीसीओडी के लिए एक बहुत अच्छा वाटर बताती हूँ, बहुत अच्छे से काम करता है। कड़ी पत्ते का पानी है, राइट। सो कड़ी पत्ता हम यूज़ करेंगे, सौंफ, तेज पत्ता, अजवाइन और रोज़ पेटल्स, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे और जब भी आपके पीरियड्स आने का टाइम है उसके 10 डेज़ प्रायर से आप इसको लेना शुरू करें। सो यू विल स्टार्ट गेटिंग योर साइकिल ऑन रेगुलर बेसिस।
कितने और दिन अगर में? हो सके तो शतावरी ऐड कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा शतावरी ऐड कर लें। ओके, अब इसके लिए मील भी बता दीजिए फिर कोई। फुल डे में जैसे मैंने कहा, दिन की शुरुआत मैं हमेशा किसी अच्छे प्री प्रोबायोटिक के साथ करवाती हूँ कि आप दिन स्टार्ट ही कोई अच्छा प्री प्रोबायोटिक लीजिए या कोई फर्मेंटेड ड्रिंक से जो है वो अपना डे का स्टार्ट कर सकते हैं। एसीवी वाटर इसमें बहुत अच्छा काम करता है, बट मार्केट वाला एसीवी मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो कितना ऑथेंटिक है ये आपको नहीं पता। प्लास्टिक बॉटल्स वाली आइटम्स को मत लीजिए, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक जो है वो एनगल्फ हो रहा है और उसके कारण भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो नहीं रखना है। तो एक फर्मेंटेड ड्रिंक से आप डे का शुरुआत करेंगे। कांजी वगैरह जैसे हम लोग घरों में बताते हैं, बीटरूट कवास हो गया, ये हम घर पे बनाने हैं। सो ये सारी चीज़ों से आप पहले डे का स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देन यू हैव सम गुड सोर्स ऑफ बीन्स, जैसे स्प्राउट्स हो गए या बीन सैलड हो गया, 3 बीन सैलड में हो गया, या बॉइल्ड ब्लैक चना वगैरह हो गए। सो इनसे आप डे की स्टार्ट करें ताकि इंसुलिन स्पाइक ना आए मील 1 में। और जितना डे की स्टार्ट में इंसुलिन स्पाइक कम रहेगा, उतना क्या होगा, पूरे दिन की क्रेविंग्स भी सेटल रहेंगी, ठीक है। देन उसके बाद आप कोई भी अल्कलाइन ड्रिंक बीच में ले सकते हैं, जैसे कि या आप ऐसा ड्रिंक भी ले सकते हैं जो गट के लिए बहुत अच्छा हो। जैसे हम पाइनएप्पल वाटर बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है, तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। जो स्लो मेटाबॉलिज्म में जा रहा है पेशेंट, ये उसको भी थोड़ा ट्रिगर करेगा, राइट। फैट मेटाबॉलिज्म को भी एनहांस करेगा, क्योंकि एमाइलेज और लाइपेज की जो डाइजेशन के प्रोसेस है उसको ये एनहांस करता है, राइट। उसके बाद जो है वो आ गया लंच। सो लंच में आप होलसम मील लीजिए। सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर एक को मिलेट्स पे जाना है। अगर आपका गट सेंसिटिव है तो मिलेट्स पे बिल्कुल स्विच मत कीजिए, बट अगर आपका गट फाइन है तो देन यू कैन हैव सम मिलेट कंटेनिंग, जैसे रागी मिक्स रोटी हो गई, मिक्स कर लीजिए उसको, पूरा 100% उस पर स्विच मत कीजिए अनटिल अनलेस कि आप बचपन से वो चीज़ें खाते आ रहे हैं, ठीक है। सो उसके साथ सम सोर्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल एंड कर्ड या बटर मिल्क, ठीक है। सो वो आप रख सकते हैं। देन इवनिंग में यू कैन हैव सम लाइट स्नैकिंग में जैसे कि नट्स वगैरह की, या मिक्स सीड्स, जो हम सीड साइकिल चलाते हैं पीरियड्स के 14 डेज के लिए एक स्पेसिफिक सीड्स, देन नेक्स्ट 14-15 डेज के लिए हमारा स्पेसिफिक सीड्स का जो साइकिल चलता है, वो सीड्स हम यूज़ करते हैं। सो वो सीड्स को सोक करके विद सम मोरिंगा वाटर आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। एंड देन डिनर में जो है वो आप एक प्रॉपर, जिसको मैं बोलूँगी कि अगेन आई गिव सम गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ओनली, और बहुत ज़्यादा लेट डिनर्स मैं नहीं करवाती, रीज़न बीइंग क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन में जाना है। सो नाइट टाइम में स्पीयरमिंट टी आती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका गट सेंसिटिव है तो इवन एलोवेरा वाटर वर्क्स वेल। तो ये पीसीओडी के लिए बेस्ट है, बहुत अच्छा मील है ये। ठीक है जी। और इनको क्या अवॉइड करना चाहिए, कोई एक फूड, जैसे कि अब हम हर बीमारी के लिए बात करते हैं, ठीक है, पीसीओडी के लिए क्या चीज़ है जो अवॉइड करनी चाहिए? 2 चीज़ें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, ये तो हमें पता है प्रोसेस फूड नहीं खाना, सो मैं उसकी बात ही नहीं करूँगी। बेसिकली मिल्क जो है उसको 100% रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि बिकॉज वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कॉज करती है और बॉडी में इन्फ्लामेशन को भी बढ़ाती है, और जब बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ेगा देन डेफिनेटली जो है वो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस के कारण पीसीओडी जो है वो एग्रावेट होगा, सिम्टम्स भी एग्रावेट होंगे। सो मिल्क 100% श्योरिटी से आपको अवॉइड करना है, और वीट जितना लेस आप कंज्यूम कर पाएँ उतना बेटर है। बट जैसे मैंने कहा, अगर गट सेंसिटिव है तो देन यू कैन ऑप्ट फॉर सम अदर थिंग्स, जैसे दाल का कोई फर्मेंटेड बैटर हमने बना के डोसा टाइप बना लिया, या हमने इडली टाइप बना ली, ऐसी चीज़ों में जा सकते हैं। वीट का कंजम्पशन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ये 2 मेजर फूड्स हैं जो नॉर्मली मैं अपने पीसीओडी वाले पेशेंट्स को कम देती हूँ। तो मिल्क डायरेक्टली इंटेक नहीं करना है, या मिल्क ले सकते हैं हम, टी वगैरह में ले सकते हैं, टी में ले सकते हैं, कॉफ़ी में ले सकते हैं? चाय तो हम कम ही देते हैं। टी एंड कॉफ़ी कंपैरेटिवली पीसीओडी वालों के लिए कम है, क्योंकि मिल्क, टी या कॉफ़ी जो हम ले रहे हैं वो भी इन्फ्लामेटरी फूड्स में आता है, तो उनको हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। हमें अल्कलाइन या नॉन इन्फ्लामेटरी फूड्स में ज़्यादा जाना होता है, तो इसीलिए वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसकी जगह पे फर्मेंटेड में जैसे हम कर्ड हो गया,
बटर मिल्क हो गया, इनको कंज्यूम कर सकते हैं रादर देन कि हम डायरेक्ट फॉर्म में जो मिल्क हम कंज्यूम कर रहे हैं। और कोशिश करिए अगर हो सके तो A2 काउ मिल्क इज़ बेस्ट। अगर Okay. आपने यूज़ करना ही है तो आप उस पर स्विच कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट कि भाई हम जो है वो आमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क नहीं यूज़ करना चाहते और वी डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच, तो सिंपल फिर आप A2 काउ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो मार्केट में उसकी टेट्रा पैक्स भी आ गए हैं। टेट्रा पैक्स आ रहे हैं उसके तो। अच्छा, और हार्ट वालों के लिए जो अवॉइड करना है? हार्ट के लिए जो अवॉइडेंस है, देखिए उसमें हम डैश डाइट को फॉलो करते हैं। सो बेसिकली डैश डाइट क्या है कि उसमें आपको जो इनटेक ऑफ सोडियम है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, बिकॉज सॉल्ट कहीं ना कहीं वो सेंसिटिविटी में रहता है। सो इसलिए सॉल्ट जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में आपको लेना पड़ेगा, वन थिंग। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपका फाइबर विद एंटीऑक्सीडेंट्स वो होने चाहिए। फाइबर विद एंटीऑक्सीडेंट्स मींस जैसे मैंने आपको बताया था कि 9 कप्स ऑफ वेजिटेबल्स, तो 9 पॉसिबल नहीं है, बट आप कोशिश करिए 4 to 5 ज़रूर रखिए। तो वो सैलड फॉर्म में हो सकता है, वो सॉटे वेजिटेबल्स फॉर्म में हो सकता है। आजकल जैसे वेजिटेबल्स आजकल की जो चल रही हैं वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट उसमें जो क्वालिटी ऑफ ऑयल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो MCT ऑयल जिसमें हम कोकोनट ऑयल को कंसिडर करते हैं दैट इज़ फाइन। अगर हम हार्ट के पेशेंट्स की बात करें, ऑलिव ऑयल इज़ रियली गुड, हम उसको स्विच कर सकते हैं, बट उसको कुकिंग में मत यूज़ कीजिए, ड्रिजलिंग में आप यूज़ कीजिए, क्योंकि जब वो ओवर कुक हो जाएगा तो उसकी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मतलब वेस्ट होने शुरू हो जाएंगी। तो वो नहीं करना हमने, उसको बर्न अप नहीं करना है, नहीं तो वो स्पॉइल्ड है फिर, राइट। एंड देन जो स्पेसिफिकली क्वांटिटी ऑफ ऑयल का कंजम्पशन है पूरे दिन में वो बहुत रिस्ट्रिक्टिवली हमें जाना पड़ेगा। म्यूफा और प्यूफा का एक बैलेंस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मली क्या होता है, ओमेगा जो है ओमेगा 3 ओमेगा 6 हमारे लिए एसेंशियल है। तो वहाँ पर नॉर्मली मैं सी बकथ्रॉन को भी बोलती हूँ कि सी बकथ्रॉन भी आप ले सकते हो, दैट इज़ रियली वेरी गुड। एक अच्छी हर्ब है, छोटी बेरीज की फॉर्म में आती है सी बकथ्रॉन, तो वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट्स है, उनको आप ले सकते हो। तो ओमेगा इज़ वेरी एसेंशियल, लेकिन ओमेगा 6 नहीं, क्योंकि ओमेगा 6 अगेन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को एग्रावेट करता है। तो इसीलिए बैलेंसिंग हमें करनी पड़ेगी अपनी म्यूफा एंड प्यूफा की। तो रिफाइंड ऑयल्स कम यूज़ करने हैं कंपैरेटिवली, और जैसे राइस ब्रैन ऑयल इज़ गुड, वो आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ गुड फॉर हार्ट पेशेंट्स के लिए वो अच्छा ऑयल है कंपैरेटिवली। कि मैं बोलूँ कि सनफ्लावर हो गया या सब कुछ और आप सोयाबीन वाला हो गया, वो सब नहीं यूज़ करें। ओके। और डायबिटीज़ वाले क्या अवॉइड करें शुगर के अलावा? शुगर के अलावा उनको अपनी डाइट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो है उनके वाइटामिन्स का इंटेक। सो उनको अपनी डाइट में वाइटामिन्स का इंटेक जो है वो बहुत बैलेंस करके चलना चाहिए। और अगर आप डायबिटिक हैं तो पोर्शन साइज़ पे बहुत काम करो डाइट के। ऐसे फूड्स को कंज्यूम कम करिए कि जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी में चले जाएं। कंपैरेटिवली ऐसी चीज़ों को डाइट में इनकॉर्पोरेट करें कि जो आपके मील को बैलेंस करने में मदद करें। सो डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो फूड एकदम सडन शुगर स्पाइक दे रहे हैं अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, उनको हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। तो फ्रूट्स उनमें एक है जो 90% लोगों के माइंड में है कि फ्रूट तो सेफ है। सो उसको रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और लीवर वालों के लिए? लिवर के लिए हमें एक्चुअली लिवर क्या ना एक कंसेप्ट है, लोगों को लगता है कि लिवर के लिए हमें प्रोटीन अच्छा चाहिए, बट वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए। वहाँ पर राइस बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे ब्रोकली बहुत अच्छी है, जिंजर बहुत अच्छा है, वहाँ पे आंवला बहुत अच्छा है, और हाई फाइबर फूड की तरफ हमें ज़्यादा जाना चाहिए अगर आप लिवर के लिए कुछ अगर प्रिवेंशन करना चाह रहे हैं। और अवॉइडेंस में ट्रांस फैट्स, हर तरीके के ट्रांस फैट को अवॉइड करिए क्योंकि वो लिवर को डैमेज करेगा। अच्छा, और अगर किसी के जैसे वेन्स में ब्लॉकेज आ जाती है
ठीक है, ब्लड सेल्स मोटे हो जाते हैं या ब्लड थिन हो blood जाता है, थिक हो जाता है, तो उसका कैसे, उसको क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए या क्या खाना चाहिए? सी अब देखिए, ब्लड जो थिकनिंग हुई वो क्यों हो रही है? बिकॉज उसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है या वीएलडीएल है, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, उनकी डेंसिटी बढ़ गई। वो डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि जो हमारी ब्लड वेसल है, विद टाइम विद एज एथेरोस्क्लेरोसिस का एक प्रोसेस होता है, मेडिकली बताती हूँ, जिसमें नैरोइंग ऑफ वेसल्स और इलास्टिसिटी ऑफ वेसल रिड्यूस होने शुरू हो जाती है विद एज एंड विद टाइम, राइट? अब क्या है कि जब हम हेवी मील्स ले रहे हैं जो कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग होगा, एक्सेस ट्रांस फैट कंटेनिंग होगा, या फ्राइड हैवी फूड जो होगा, अगर ये सारी चीज़ें हमारी डाइट में जा रही हैं तो वो जो वेसल में थिकनिंग है वो बढ़ेगी। रीज़न देखिए, बॉडी एक्स्ट्रा कार्ब्स जब कंज्यूम करती है तो उसको स्टोर करने के लिए उसको एक ही चीज़ समझ में आती है, फैट कन्वर्ट कर दो। तो हमने क्या किया, एक्सेस कार्ब्स खाए तो एक्सेस फैट स्टोरेज करवा रहे हैं हम। वही फैट हमारे ब्लड वेसल्स को जाके कोगुलेट करेगा, उसको वो ब्लॉक कर देगा। तो उसको रिड्यूस कीजिए। विटामिन सी और विटामिन ई का इंटेक अच्छे से करो जी, और अपना फाइबर बढ़ा लो, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़िया तरीके से जाएगा। नाइस। अच्छा, और किडनी वाले जो पेशेंट्स हैं उनको क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? सी किडनी में डिपेंड करता है कि आपका पोटेशियम लेवल कैसा आ रहा है, आपका क्रेटिनाइन वैल्यू कैसी आ रही है, आपका फास्फोरस कैसे आ रहा है। ये तीन चीज़ें जो है वो किडनी पेशेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं कि उनके ये लेवल्स के अकॉर्डिंग हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस देते हैं। सो एक्सेसिव प्रोटीन का इंटेक कभी भी किडनी के पेशेंट के लिए नहीं है कि हम बहुत एक्सेस अमाउंट में दें, क्योंकि किडनी की स्टेजेस हैं। अगर आपका GFR जिस हिसाब से होगा, मतलब जिस रेट पे किडनी फिल्टर कर पा रही है वो कितना डैमेज हो गया है, वहाँ से हमें पता चलेगा कि वो किडनी डैमेज की कौन सी स्टेज पे है। सो दैट कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द डाइट फॉर किडनी पेशेंट। तो विदाउट GFR, विदाउट क्रेटिनाइन वैल्यू, विदाउट पोटेशियम, विदाउट फॉस्फोरस, हम किसी भी एक स्पेसिफिक डाइट को किडनी के लिए मैं ऐसे रैंडम वो नहीं दे सकती हूँ अनटिल अनलेस कि ये सारी रिपोर्ट्स मैं गो थ्रू ना करूँ। कि कोई भी ऐसा फूड नहीं है जो हर किडनी के पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए? लीफी वेजिटेबल्स हैं जो उनको 100% अवॉइड करनी चाहिए, पत्तेदार सब्जियाँ, और बहुत सारे फ्रूट्स भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं पेशेंट के लिए जब वो किडनी डिसऑर्डर के साथ आ रहा है। प्रोटीन में मैंने जैसे कहा कि साबुत दालें वगैरह हो गई, ये हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, बेसन हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो 100% रिस्ट्रिक्शन में जाता है जब पेशेंट किडनी के इश्यूज को लेके आ रहा है और उसका क्रेटिनाइन वैल्यू वो प्रॉब्लम में है। पोटेशियम डिस्टर्ब है तो फ्रूट्स रिस्ट्रिक्ट करने ही पड़ेंगे। फॉस्फोरस का लोड मुझे कम करना है तो एनिमल फूड को मुझे थोड़ा सा लिमिटेड और सिलेक्टिव आइटम में जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। सो अब आप एक कोई ऐसी बीमारी बताइए जो बहुत ट्रेंड में है और सिर्फ डाइट से ठीक हो सकती है। अगर हम देखें तो आजकल डायबिटीज़ और प्री डायबिटिक स्टेज जो है ये बहुत ज़्यादा लोगों में कॉमन है। PMOS फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और हार्ट की कंडीशंस ज़्यादातर मेल्स में प्रॉन होती है, या हम कह सकते हैं हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की जो बात होगी कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बच्चों में आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की कंडीशन हो रही है, मतलब कि अल्कोहल हम कंज्यूम नहीं कर रहे बट बॉडी उसी अमाउंट में जो है वो अपने आप को डैमेज कर रहा है कि जो एक अल्कोहल लेने वाला पर्सन कर रहा है। क्योंकि बच्चों को हम इतना इंस्टेंट फूड जो दे रहे हैं, जो इतना लाइक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इन्फ्लामेटरी फूड्स जो हम उनको दे रहे हैं, जिसके कारण उनका लिवर जो है वो डैमेज की तरफ जा रहा है। जी, सो ये बीमारी हो गई जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फैल रही हैं और डाइट से ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल रिकवर हो सकती हैं अगर आज आप डाइटरी चेंजेस कीजिए तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर 100% रिवर्स हो सकता है। मैं आज से नहीं, कई सालों से, जब से मैंने बहुत ज़्यादा काम पेशेंट्स के साथ करना शुरू किया है अपनी प्रैक्टिस में, सो माय मोटिव, सी
अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मल्टीपल तरीके से 360 डिग्री से सोचते हुए पेशेंट को ट्रीट करती हूँ. आई नेवर ट्रीट अ सिम्टम कि भाई यहाँ उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है. कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीज़न मुझे चाहिए. जब मैं वो रीज़न को ट्रीट करूंगी तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सेटल होगी और लाइफ लॉन्ग के लिए आप सेटल कर सकते हैं, राइट? जी. सो अगर मैं बच्चे में लिवर कंडीशन को बेटर करना है तो सबसे पहले मैंने उसके फैंसी फूड आइटम्स को विड्रॉ करना है, विच इज़ वेरी एसेंशियल. बट अब वो तो रिप्लेस ख़त्म कर दिया मैंने. अब उसकी रिप्लेसमेंट में मुझे उसे ऐसी चीज़ें देनी है जो मेरे लिवर फ्रेंडली भी हों और उनको रिपेयर भी करें. सो दिस इज़ हाउ आई कैन हेल्प द पेशेंट. प्लस इतने टाइम से शायद मैं इस बात को बोलती हूँ कि फैटी लिवर इज़ द फर्स्ट स्टेज फॉर एनी डिजीज़, पर्टिकुलरली डायबिटीज़. Okay. अगर आप फैटी लिवर को ट्रीट करते हैं, 90% हम इग्नोर करते हैं, ग्रेड 1 है, सबका ही है. वो सबका नहीं है. दैट इज रॉन्ग. क्यों लिवर इतना फैट स्टोरेज कर रहा है? अगर लिवर उतना फैट स्टोरेज करेगा तो क्या आपको हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगी? होगी, जरूर होगी. तो फिर हम वहाँ क्यों नहीं ट्रीट कर रहे? और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग भी बॉडी का सबसे मेजर एक्टिवली ऑर्गन भी, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग भी सबसे एक्टिव ऑर्गन कौन सा है? लिवर है, जिसने पूरी बॉडी का मेटाबोलाइज करना है. जो आप खा रहे हो, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आपने कोई मेडिसिन लिया, हर चीज़ को डिटॉक्सिफाई, हर चीज़ को ब्रेक डाउन करने का काम किसके पास है? लिवर के पास है. एंड वी आर नॉट वर्किंग ऑन लिवर. हम कह रहे हैं फैटी लिवर है तो इट्स ओके. It's okay. दैट्स वर्स्ट थिंग व्हाट वी आर डूइंग विद आवर ओन बॉडी. तो उसको वहीं से ट्रीट कर लें. जी. अच्छा, अब कोई एक हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी आदत जो हर इंडियन कर रहा है और उसे अपनी लाइफ से उस चीज़ को रिमूव करना चाहिए? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रूट्स का कंजम्पशन. अच्छा. जो उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक मेजर कॉल बन जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए. तो वो रिस्ट्रिक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है. कॉफ़ी या टी, दोनों में से कौन सी ज़्यादा हार्मफुल है? दोनों हार्मफुल हैं अगर एक्सेसिव अमाउंट में हम कंज्यूम करें, बिकॉज कहीं ना कहीं ये दोनों ही इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में चले जाते हैं, अनटिल अनलेस कि हम टी को जो है वो कैमोमाइल टी या हम ब्लू टी या हम ग्रीन टी में कन्वर्ट ना करें, और कॉफ़ी को जो है वो हम डीकैफीन जो ड्रिंक्स आते हैं उनमें कन्वर्ट ना करें, या हम अगर कॉफ़ी को ले रहे हैं तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में विद लेमन स्क्वीज करके ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ एडिंग मिल्क. तो बेसिकली चाय कॉफ़ी में दूध हटा दो तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा है. जैसे कि ब्लैक टी में अगर आप लेमन डालते हैं, सो दिस इज़ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट. इट वर्क्स लाइक अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट. तो ज़्यादा अच्छा आप वैसे ले सकते हैं. ओके. और डाइट या एक्सरसाइज ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? दोनों ज़रूरी हैं. मैं ये नहीं कहूँगी बीइंग अ डाइटिशियन कि आपके लिए सिर्फ डाइट इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज नहीं है. यू हैव टू डू बोथ द थिंग्स. आज के टाइम में तो दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. अच्छा. शुगर या मैदा, क्या ज़्यादा हार्मफुल है? दोनों ही हार्मफुल हैं 100%. और डायबिटीज़ के लिए अगर बोलूँ तो शुगर 100% रिस्ट्रिक्शन में है. बच्चों के लिए बोलूँ, फैटी लिवर के लिए बोलूँ तो वहाँ पर ज़्यादा जो डैमेज है वो मैदा करेगा. बट बोथ द थिंग्स आर सेम वर्ड्स. बट हाँ, ज़्यादा अगर फिर भी कंसिडर किया जाए तो शुगर. ओके. फैट लॉस या वेट लॉस? फैट लॉस करना है, क्योंकि वेट लॉस में आपका वाटर लॉस भी होगा, मसल लॉस भी होगा. तो ज़्यादा फोकस फैट परसेंटेज रिड्यूस करने पे करिए बॉडी में कंपैरेटिवली. BCA टेस्ट कराइए, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस का एक टेस्ट होता है, वो करा सकते हैं आप सिंपली किसी भी अच्छे जिम या इवन क्लिनिक्स पे, जैसे हमारे क्लिनिक में भी है. सो ऐसे ही आप टेस्टिंग करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना फ़ैट परसेंटेज आ रहा है. तो काम उस पर करना चाहिए. विसरल फैट जो बॉडी में आ जाता है उस पर करना चाहिए. कंपैरेटिवली कि सिंपल वेट लॉस के 10 किलो कम कर लो 10 दिन में, नो बेनिफिट. ओके. ओके. फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स? ड्राई फ्रूट्स आर बेटर ऑप्शन, क्योंकि ये सबके लिए सेफ है, राइट? बिकॉज उनसे ना तो सडन शुगर स्पाइक आएगा, प्रोटीन भी मिल रहा है, गुड क्वालिटी ऑफ फैट भी मिल रहा है. सो डेफिनेटली ड्राई फ्रूट. ओके.
एक ऐसी हैबिट जो आप बोलो कि शुगर वालों को अडॉप्ट करनी चाहिए। 100% फ्रूट्स को ऑफ कर दीजिए आज से ही, बिल्कुल ऑफ कीजिए, एंड देन आफ्टर अ मंथ अपने शुगर लेवल्स चेक करा लीजिए। आई कैन गिव यू एश्योरेंस, आपको ब्लड टेस्ट बताएगा कि आपने कितना बड़ा एहसान अपनी बॉडी पे किया है। हाँ, कंपैरेटिवली ये नहीं है कि आप शक्कर, चीनी, गुड़, हनी खा लो, नो, वो तो जो आप रिस्ट्रिक्शंस, प्रिवेंशंस आप कर ही रहे हो, बट उसके साथ फ्रूट्स को ऑफ करें। ओके, नाइस। चीट डे और नो चीट डे? Cheat day is like once in a while it is fine, but not on regular basis कि daily अगर cheat meal है तो गलत है। Once in a while is fine। और वीकली जैसे बोलते हैं कि हमने पूरे 6 days तो कर ली और हमने संडे को पूरी चीट रखी है। राइट। अब उसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि बस आज ही का दिन मिला है, खा लो। सो वैसे मत खाओ। डोंट ओवर अब्यूज योरसेल्फ विद दैट चीट मील। कोई भी एक मील, एक टाइम की मील को आप स्विच कर सकते हैं टू सम अदर ऑप्शन जो आप मार्केट से खाना चाहते हैं, जैसे भी खाना चाहते हैं। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अब मेरा मन है चीट मील लेने का, लेकिन मुझे भटूरे चने खाने हैं, सिंपल, सो गो फॉर द मॉर्निंग आवर्स रादर देन कि नाइट टाइम में लो। फिर उसके बाद प्री मील, पोस्ट मील आपको चेंज करनी चाहिए, क्योंकि प्री मील में आपको थोड़ा सा जो है वो जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि अच्छा एक फाइबर अमाउंट खा के फिर आप ऐसी चीज़ को कंज्यूम करने चाहिए। पोस्ट मील में आप थोड़ा जैसे लेमन स्क्वीज़ करके ग्रीन टी पी लीजिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैट गया है वो जो हमारी बॉडी में चेन साइकिल चलेगा, उस चेन साइकिल को विटामिन सी ब्रेक डाउन करेगा, सो इजी डाइजेशन करेगा और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। नाइस। अच्छा, एक हेल्थ ट्रेंड जो सबको पसंद है आजकल पर वो हार्मफुल है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली लोग कंज्यूम कर रहे हैं, विच आई फील इज़ नॉट राइट, बिकॉज हर पेशेंट की बॉडी के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेटिव अमाउंट में प्रोटीन का इंटेक या कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट का इंटेक जो है वो बहुत कैलकुलेटिव अमाउंट में करना चाहिए। ठीक है जी। कोई 3 हैबिट्स जो हमें आज से शुरू कर देनी चाहिए अगर हमें आगे 10 साल में अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है, राइट। सो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आप अपने डिनर को सेटल कीजिए, राइट। जितना लाइट डिनर कर सकते हैं उसको कीजिए, बिकॉज आजकल हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं, ज़्यादा सिटिंग में हैं, तो कोशिश करिए डिनर जितना हल्का हो उतना बेहतर है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अर्ली अगर पॉसिबल है तो 100% कीजिए, बिकॉज लिवर क्लेंजिंग बहुत अच्छी होती है, बट अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पर फिर आप जो है वो क्वांटिटी को रिड्यूस कीजिए। सेकेंड है फिजिकल एक्टिविटी, बाय डिफ़ॉल्ट आपको करना ही करना है, चाहे हफ्ते में 4 दिन करो, बट ज़रूर करो। दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अपने नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करिए। हमारे पास बहुत ओवर कंजम्पशन ऑफ कार्ब्स का इंटेक है, बहुत वेराइटी है मार्केट में खाने के लिए, बहुत वेराइटी है जो शुगर का इंटेक डिफरेंट वेज से हमारी बॉडी में कर रहा है, सो उसको रिस्ट्रिक्ट करें। वैसे इस पूरी कन्वर्सेशन से मेरे को एक चीज़ समझ आ गई कि हमें जेनेटिक टेस्टिंग करानी ज़रूरी है। यस, क्योंकि जेनेटिक टेस्टिंग जब आप करा रहे हैं तो ये जितनी बीमारियां आज हमने डिस्कस की उनको आप प्री प्रिडिक्ट कर सकते हो। उनके प्रिवेंशन मेजर्स हम सब लिख के देते हैं आपको कि ये प्रिवेंशन करने वाले हैं, ये आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। सो अगर आप उनको लाइफ लॉन्ग करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, या कौन सा विटामिन, कौन सा सप्लीमेंटेशन आपको करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको प्री प्रिडिक्ट हो जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना लाइफस्टाइल बेटर कर सकते हैं। अगर किसी को आपसे जेनेटिक टेस्टिंग करानी हो और न्यूट्रिशन की कोई डाइट प्लान बनाना हो, सो कैसे कांटेक्ट करें आपसे? सो हमारा ब्रांड नेम है गाइड माई डाइट, तो गाइड माई डाइट को आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। वी हैव 3 ऑफिसेस, 1 इन मोहाली, 1 इन लुधियाना, 1 इन दिल्ली, और नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग आपकी जेनेटिक टेस्टिंग या आपका जो डाइट प्लान आप अगर प्लान आउट कराना चाहते हैं।